नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी लल्लनटॉप.com की टीम उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे चौकस, चौचक और औचक कवरेज के लिए 27 जनवरी, 26 जनवरी को देश ने गणतंत्र दिवस मनाया, संविधान की शपथ ली, संविधान के जरिए हमें हक मिला लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनने का, वोट डालने का। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। मैं जहां भी जाता हूं यूपी वाले एक ही दावा करते हैं कि साहब यूपी अलग है। क्यों अलग है? बोले हम देश चलाते हैं। क्यों देश चलाते हैं? उनके दावे में ये दुरुस्तगी कहां से आई? 80 लोकसभा के सांसद, 403 सदस्यों की विधानसभा, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, एक राज्य अलग भी कर दिया गया, इसके बावजूद बेहद विशाल। और उस शानदार उत्तर प्रदेश जिसे कोई उत्तम प्रदेश कहता है, कोई कहता है अभी उत्तम नहीं है, बहन जी को आने दो। कोई प्रधान सेवक मुट्ठियां भींच के कहते हैं कि मेरे मन की बात क्या है और जानना चाहते हैं कि जनता के मत की बात क्या है। हमें लगा कि सही बात है। आखिर वोटरों को ही जब यह तय करना है कि लखनऊ के तख्त पर कौन बैठेगा, वोटरों को ही जब यह तय करना है कि 2019 में दिल्ली के सिंहासन के लिए दावेदारी कौन करेगा, तो उन्हीं के पास चला जाए, उन्हीं से पूछा जाए। और उस सिलसिले में हमने पहला शो किया आगरा में और दूसरे शो में 11 फरवरी को हम हैं बरेली कॉलेज में। ये बेहद शानदार बरेली कॉलेज, लाल पत्थर सी इमारत, 1836 का बना हुआ है। यूनिवर्सिटी से भी बहुत पहले, सबसे पहले ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबद्ध था, उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से हुआ और फिर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बन गई। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी शब्द रुहेलों से आया है। रुहेले उन अफगान सरदारों को कहा जाता था जो अफगानिस्तान से यहाँ पर आए और मुगलों के वक्त में उन्हें यहाँ पर बसा दिया गया, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो मुगल साम्राज्य को फैलने नहीं दे रहे थे। लेकिन बरेली सिर्फ रुहेलों के लिए नहीं जानी जाती है। बरेली उतनी ही पुरानी है जितने पुराने हमारे किस्से हैं। सबसे पुराने किस्सों में से एक किस्सा महाभारत का। महाभारत की एक वजह बताया जाता है, पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी द्रौपदी को। हम द्रौपदी के मायके में खड़े हैं। द्रौपदी को पुराने वक्त में लोग झगड़े की वजह बताते थे, लेकिन इस प्रदेश में एक कमाल का राजनेता हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और लोहिया जी ने कहा था कि इस देश की औरतों का, लड़कियों का आदर्श सीता को नहीं, द्रौपदी को होना चाहिए, जो अपने मान के लिए लड़ी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो भी पांचाल देश की लड़कियां आई हैं, जो भी द्रौपदी के मायके की लड़कियां आई हैं, वो द्रौपदी की तरह बेखौफ होंगी। इतिहास से बरेली का ताल्लुक यहीं नहीं रुकता है। यहां पर गौतम बुद्ध के समय के अवशेष मिलते हैं, पास के आंवला क्षेत्र के रामनगर गांव में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के भी अवशेष मिलते हैं, उन्हें यहाँ पे कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद कनिष्क, एक बहुत महान राजा जो अभी तक किसी खेमे के द्वारा इतिहास के किसी झगड़े में घसीटा नहीं गया है, शायद इसलिए अभी उसके इतने चर्चे नहीं हुए। कनिष्क का भी संबंध है। बताते हैं कि कनिष्क की टकसाल यहाँ पर थी और कनिष्क उन चुनिंदा राजाओं में था जिसके राज में सोने के सिक्के चलते थे। अभी यहाँ किसका सिक्का चलता है हमें बताया गया कि बरेली शहर में भाजपा का चलता है। आसपास सपा बसपा मजबूत है। इस रीजन से कई कद्दावर नेता हैं। मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। जब उनके बेटे पिछली मर्तबा पीलीभीत से लड़े थे तो वो आंवला से लड़ी थी। बरेली से संतोष गंगवार 1989 से लगातार सांसद रहे, 2009 में एक बार हारे। जब हारे तो हमने कल पूछा कि साहब क्यों हार गए आप लोग, तो कह रहे हैं बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। बोले नहीं, जनता थोड़ी सी बोर हो गई थी। हमने कहा चलिए ये भी अच्छी बात है कि जनता अपने मत का अलग अलग ढंग से प्रयोग करती है। बरेली का सुरमा मशहूर है, जिसको 6-6 महीने सौंफ और फिर दूसरे पानी में डुबो के रखा जाता है। और बरेली में जब झुमका गिरता है तो पूरा देश झूमता है। हालांकि यहाँ के लोगों ने बताया नहीं कि बरेली में झुमका अच्छा कहाँ मिलता है। खैर, बड़े बाजार में अच्छा झुमका मिलता है। आप में से कोई भी बरेली आए, बड़े बाजार में जाए और लस्सी पीने नोवेल्टी चौराहे पे आए, सिविल लाइंस के पास। हम भी गए थे। 70 साल पुरानी दुकान है, वहीं पे चाट की भी दुकान है। इतनी चटोरी गली। हमें हमेशा लगता था कि बस स्टैंड की तरफ जो गली जाती है उसमें खाने की दुकानें उतनी अच्छी नहीं होती होंगी, पर बरेली ने हमारा वो भरम भी तोड़ दिया। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बरेली और सूबों और शहरों का बना ये भरम भी तोड़ देगा कि वोटरों को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बरगलाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने वोटरों की ये संसद जमाई है जिसका नाम है दी लल्लन टॉप शो।
शो जैसा हमेशा की तरह होता है, 4 सेशन होंगे इसमें। पहला सेशन होगा म्यूजिक मंडली का, क्योंकि हमारे यहाँ हर उत्सव की शुरुआत गीत संगीत से होती है। दूसरा सेशन होगा पॉलिटिकल किस्सेबाजी का, जहाँ पे हमारे साथ दिनेश जौहरी साहब हैं, जो कई बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, और एक ऐसे परिवार के सदस्य भी हैं जो खुद तो ब्लॉक प्रमुख रहे ही, प्रेम बाबू, रवि बाबू। ये हमारी रवि बाबू से आज दूसरी मुलाकात है। दोपहर में आप यहाँ पे भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर हैं रवि किशन, उनकी शूटिंग चल रही है, उनसे मुलाकात हुई। रवि बाबू खुद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और इनके पिताजी यहाँ सबसे पहले विधायक रहे या जी, और दादाजी भी शायद पहले असेंबली में रहे, और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। कहाँ बैठे हैं पत्रकार साहब? जी, सारे मेरे सामने बैठे हैं, मैं दाएं बाएं खोज रहा हूँ। ऐसा ही होता है कई बार, बिल्कुल नजर के सामने जिगर के पास आदमी होता है, आदमी दाएं बाएं खोजता रहता है। पॉलिटिकल किस्से होंगे, जानेंगे बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, आसपास के इलाकों का क्या हाल है, कैसे नेता हुए, बाप दादाओं के जमाने में क्या नारे लगते थे, जब गैया बछड़ा, दीपक, 2 बैलों की जोड़ी, ये चुनाव निशान होते थे, जब चक्रधर किसान होता था, हल्दर किसान होता था, चौधरी चरण सिंह का जमाना होता था, बाबू जगजीवन राम का जमाना होता था, जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं आई थी, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती थी, 3D प्रचार नहीं होता था, तब कैसे काम चलता था। इसके बाद तीसरा सेशन होगा जनता का घोषणा पत्र, जिसमें आपके नुमाइंदे आएंगे, किसान, नौजवान, वकील, पत्रकार, शिक्षक, और बताएंगे कि बरेली की दिक्कतें क्या हैं, बरेली को क्या चाहिए। हालांकि आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि बरेली को अभी बिजली, सड़क और पानी भी पूरा नहीं मिला है। और आखिरी में हम आप लोगों से अपील करेंगे, आप वोटरों से बात करेंगे, इन वोटरों से भी बात करेंगे जो कैमरे के रास्ते में आ गए हैं, कोई बात नहीं, इन वोटरों से भी बात करेंगे और ये बात कहेंगे कि अगर वोट नहीं तो खोट नहीं। यदि आप अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता है इस सिस्टम में कमजोरी निकालने का। हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, साहब फलाना नेता बेकार है, ढिकाना अफसर बेकार है, लेकिन इनको बेकार किया किसने, और अपने घर की सफाई कौन करेगा? कोई बाहर का व्यक्ति तो आके नहीं करेगा। इससे पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं, ये मुझे एक बेहद शानदार नज़ारा दिखा। ये बरेली की बेटियां हैं। बरेली की एक बेटी प्रियंका चोपड़ा पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। बरेली की इन बेटियों ने चुनाव को एक नया रंग दे दिया है। उन्होंने एक इलेक्शन फैशन शो किया। क्या नाम है आपका? विशाखा चौहान। विशाखा, आपकी ड्रेस पे लिखा हुआ है हाथ के साथ बढ़ेगी साइकिल। आपको अखिलेश यादव पसंद है? जी। अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? अंजलि तिवारी। अंजलि। और अंजलि यहाँ पे कांग्रेस और सपा के गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको कौन ज्यादा पसंद है, अखिलेश की राहुल? दोनों पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी को ये साथ पसंद है। और आपका क्या नाम है? शिल्पी शर्मा। शिल्पी बीएसपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपको मायावती पसंद है? हाँ, मायावती ने कुछ ऐसे वर्क किए हैं गर्ल्स के लिए यूपी की, जो मैं चाहती हूँ कि दोबारा वो वोट इस बार जो हो तो उसमें वो जीतें। मायावती को यूपी की लड़कियां पसंद करती हैं आपके हिसाब से। आपका क्या नाम है? रुचि मिश्रा। रुचि। बीजेपी में क्या अच्छा लगता है आपको? मैम वो सब मोदी जी जो कर रहे हैं, सफाई अभियान जो सारा कुछ, वो सब अच्छा लगता है। बेटियों के लिए जो करते हैं। बेटियों के लिए करते हैं। इनके मुंह से मैम इसलिए निकला क्योंकि इनकी मैम है मीनाक्षी मैम, और मीनाक्षी मैम मुझे बताया गया वीआईपी भी हैं, अभी वो बाद में आएंगी। और वी आर वेरी थैंकफुल टू मीनाक्षी मैम, आपकी मैम, आईआईएफटी की मैम, है ना? इतनी तारीफ जरूरी थी? अच्छी बात है। नहीं, शिक्षकों का हमें वैसे भी सम्मान करना चाहिए। चाणक्य सीरियल आप में से किसी ने देखा हो तो उसमें बड़ा मशहूर डायलॉग है कि शिक्षक बना सकता है, शिक्षक बिगाड़ सकता है, और शिक्षक को इसीलिए हमारे यहाँ माँ के बराबर दर्जा दिया गया है। दर्जा संगीत का बहुत ऊंचा है। संगीत के इस शानदार कारवां की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पड़ोसी जिले के राजाबाज साहब, कलाबाज बिरादरी से, इसलिए इन्होंने अपने नाम के साथ बाज लगा लिया। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब संगीत की परवाज शुरू होगी। शुरू किया जाए साहब। देखिए प्यारे सज्जनों, देश के में इलेक्शन है और इस इलेक्शन में नेता लोग गांव-गांव वोटों की मांग करते हैं जाकर। कोई किस प्रकार के वादे करते हैं और जीतने के बाद वो आकर ये भी नहीं पूछते जनता से कि जनता सुखी है या दुखी है। तरह तरह के लालच देकर जनता को बहका रहे हैं, वोटों की मांग झूठे वादे करके कर रहे हैं। मैं उनकी जनता की आवाज इस मीडिया द्वारा आप तक सुनाने जा रहा हूं, जो 2-4 शब्द बना के लाया हूं, आप सज्जनों के बीच सुनिए। आप
फिर आया इलेक्शन आए नेता, भाई आया इलेक्शन आए नेता और भारी करे बढ़ाई, और कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। अब भाई कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। भाई आया इलेक्शन आए नेता, आया इलेक्शन आए नेता भारी करे बढ़ाई, कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। भाई कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। गांव में जा करके, गांव में जा करके बातें करते बड़े बड़े, गांव में जा करके बातें करते, बातें सुनकर लोगों खड़े खड़े, भाई इनकी झूठी बातें सुनकर देखे लोगों खड़े खड़े। गांव में जा करके ये बातें करते बड़े बड़े, इनकी झूठी बातें सुनकर देखे लोगों खड़े खड़े। और मांगे वोट विकास के ऊपर, मांगे वोट विकास के ऊपर करते हैं लुटाई, कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। ओ भाई कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। और देखिए गांव में जाकर क्या कह रहे हैं, तरह तरह के लालच देके जनता को बहका रहे, तरह तरह के लालच देके जनता को बहका रहे। गांव में घर घर जाके पैसा दारू बांट रहे, भाई गांव में घर घर जाके पैसा दारू बांट रहे। वो तरह तरह के लालच देके जनता को बहका रहे, तरह तरह के लालच देके जनता को बहका रहे, तरह तरह के लालच देके जनता को बहका रहे। गांव में घर घर जाके पैसा दारू बांट रहे, वो गांव में घर घर जाके पैसा दारू बांट रहे। यही रुलाएंगे जनता को, यही रुलाएं जनता को, ऐसी करें कमाई, कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। भाई कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। देखो उन नेताओं को, देखो उन नेताओं को जो कितने रंग बदलते हैं, देखो उन नेताओं को जो कितने रंग बदलते हैं। कभी इधर और कभी उधर ये पार्टी रोज बदलते हैं, कभी इधर और कभी उधर ये पार्टी रोज बदलते हैं। ये क्या जनता की करेंगे सेवा, क्या जनता की करेंगे सेवा, क्या करें भलाई, कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। ओ भाई कुर्सी इलेक्शन आए नेता भारी करे बढ़ाई, आया इलेक्शन आए नेता भारी करे बढ़ाई, कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। हो कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई।
खसूटी चोरी डकैती, लूट खसूटी चोरी डकैती खूब जमकर होती। लूट खसूटी चोरी डकैती खूब जमकर होती। ये बेच देते देश को गर मीडिया ना होती। ये बेच देते देश को गर मीडिया ना होती। भाइयों, जनता की आवाज ये मीडिया वाले ही सुनते हैं, उनकी फरियादें आगे तक पहुंचाते हैं। हो लूट खसूटी चोरी डकैती खूब जम के होती। लूट खसूटी चोरी डकैती खूब जम कर होती। ये बेच देते देश को गर मीडिया ना होती। ये बेच देते देश को गर मीडिया ना होती। ओ मीडिया ही सुनती है, मीडिया ही सुनती है जनता की दुहाई। कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। हो आया इलेक्शन आए नेता, आया इलेक्शन आए नेता भारी तरह बढ़ाई। कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। हो कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। हो कुर्सी मिलने के बाद ये देते नहीं दिखाई। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि राजाबाद साहब ने बिल्कुल मर्म को छू लिया है, दिल में जहां लगती है वहां तक बात पहुंची है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अरसे बाद किसी ने मीडिया के लिए कुछ अच्छा कहा है। हमारा पेशा साहब कुछ ऐसा हो गया है कि किसी सरकार की आलोचना करो तो लोग बुराई करते हैं, तारीफ करो तो कहते हैं बिक गए हैं, बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन इस पेशे का एक मजा भी है। वो मजा ये है कि आपको सच्चाई को कभी उसके सबसे सुंदरतम तो सभी क्रूरतम रूप में देखने का मौका मिलता है। शहर दर शहर बुजुर्ग कह गए हैं कि किताबें तो कितनी भी पढ़ लो ज्ञान नहीं मिलता है, घाट घाट का पानी पी लो, बहुत सारी दुनियादारी समझ में आ जाती है। हमारे बीच एक कवि हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ चाहे उथल पुथल मच जाए। कवि ने हमें, रोहित नाम है इनका, आइए साहब, रोहित ने हमें, रोहित आपके शहर के बेटे हैं, आप बरेली की बेटियों से मिले, बेटों से। तब तक मेरा दूसरी म्यूजिक मंडली से ये दरख्वास्त है, आप लोग आ जाइए। राजाबाद साहब आप लोग थोड़ा सा किनारे हो जाइए। जब तक यहाँ पीछे म्यूजिक अरेंजमेंट चेंज होता है, रोहित साहब आपको सुनाएंगे। रोहित ने हमें बड़ा कमाल का किस्सा सुनाया। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है उन्हें राधे श्याम कथावाचक के बारे में पता है। और हम लोगों के यहाँ हिंदुओं के घरों में खास तौर पे सुंदरकांड का बहुत पाठ होता है। और इधर कुछ सालों से लोगों का शनि बड़ा खराब रहने लगा है, तो शनि के शमन के लिए सुंदरकांड का खास तौर पे पाठ होता है। और विद्वान कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ सुंदरकांड से शुरू नहीं करते हैं, किष्किंधा कांड की आखिरी की चौपाइयों से शुरू करते हैं, जब हनुमान जी का बल जगाया जा रहा है। कह रीछपत सुन हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना। और ये प्रसंग वो सुना रहे थे। और इन्होंने बताया कि राधे श्याम कथावाचक जो यहीं बरेली के थे और जिन्होंने यहाँ की भाषा में पूरी रामायण को लिखा, और ये बोले कि बरेली के लगभग हर घर में आपको वो मिल जाएगी। तो एक तो आप वो प्रसंग सुनाएं और एक कोई अपनी कविता सुनाएं, तब तक दूसरी म्यूजिक मंडली तैयार हो जाएगी। रोहित, पहले मैं चाहता हूं एक बार लंदन टॉप तालियां आपके लिए होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद बहुत कुछ अच्छा आपको सुना है मैंने। मैं देखिए, देश के नेता हमारा मखौल उड़ाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका मजाक बनाएं। सर आपको प्रणाम करता हूं कि नेताजी क्या हैं, तबला से लगते हैं। नेताजी क्या हैं, तबला से लगते हैं, बजट सरकारी में घपला से लगते हैं। नेताजी क्या है, तबला से लगते हैं, बजट सरकारी में घपला से लगते हैं। और नेताजी का पेट नहीं लिमिट में आजकल, नेताजी गर्भवती अबला से लगते हैं। बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार महोदय ने एक नेताजी के पास गए, उन्होंने नेताजी से पूछा, नेताजी ये बताइए, यदि कोई नेता कूदकर यदि आपकी पार्टी में आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? वो कहेंगे हृदय परिवर्तन। बोले अच्छा, अगर कोई नेता कूदकर आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? बोले गद्दार। तो ये स्थितियां हैं कि आज के नेता
देखो हैं कमाल के, आज के नेता देखो हैं कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। आज के नेता हैं देखो कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। कश्ती दो के नेता ने कहा इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग हो गए, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता हमारा शोषण नहीं कर सकता। मेरे तमाम साथी लोग बैठे हैं, मेरे शहरवासी लोग बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मीनाक्षी मैम ने इतना सुंदर आप लोगों को सजाया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक आंदोलन को लेकर मैं चला हूं, वो आंदोलन मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। मतदान हमें अवश्य करना चाहिए। 15 फरवरी को मतदान दिवस है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। आपके शहर का हूं, सबसे छोटा व्यक्ति हूं, और जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज्यादा दुलार और प्यार मिलता है। सुनिएगा। क्यों भारत में रहने वालों घर से निकलो मतदान करो। ओ भारत में रहने वालों घर से निकलो मतदान करो, अपनी ताकत को पहचानो, घर से निकलो मतदान करो। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि बरेली जो है राधे श्याम कथा वाचक की नगरी की धरती है, बरेली आला हजरत की नगरी है। ये वो धरती है जहां पर कभी भी झगड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है। बरेली कभी भी जो है झगड़ा वाली जमीन नहीं है। क्यों भारत में रहने वालों घर से निकलो मतदान करो, अपनी ताकत को पहचानो, घर से निकलो मतदान करो। ओ भारत में रहने वालों घर से निकलो मतदान करो, अपनी ताकत को पहचानो, घर से निकलो मतदान करो। तुम सबके हाथों में हिंदुस्तान की तकदीरें, परम जीत जोसेफ रानो, घर से निकलो मतदान करो। कि थैंक यू रोहित जी। दरअसल समय की कमी है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ के जो युवा दर्शक हैं वो इनको पहचान गए। इनको घेर घेर के जिस चौक चौराहे मिले, कवियों को वैसे भी श्रोताओं की बहुत तलाश होती है, और मैं इसीलिए कवियों से बहुत डरता भी हूँ। अगली मंडली हरजीत कौर जी की, क्या सुनाएंगी मैम आप? सर मैं कौमी एकता गीत सुनाऊंगी। और आजकल जो लोग कुछ होते हैं कि जो वोट नहीं डालने जाते हैं, घर पर ही बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी वो वोट वाला गीत सुनाइए। दोबारा हम सभी आप लोगों से यही कहना है कि वोट डालने जरूर जाएं, अपना वोट बेकार ना जाने दें। वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए जरूर। हम कह रहे जो आपसे संकल्प कीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए जरूर। सभी स्वतंत्र हैं, सुनो सभी स्वतंत्र हैं, ये मूल मंत्र है न कोई तंत्र मंत्र है, ये प्रजातंत्र है न कोई मूल मंत्र है, ये प्रजातंत्र है न कोई मूल मंत्र है। इस लोकतंत्र का सभी सम्मान कीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए। अधिकार वोट का है इस्तेमाल कीजिए, अधिकार वोट का है इस्तेमाल कीजिए। सौगंध आपको जरूर वोट दीजिए, सौगंध को जरूर वोट दीजिए। कीमत है वोट की इसे सब जान लीजिए, कीमत है वोट की जरूर जान लीजिए। हर हाल में डालना सौगंध लीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट दीजिए जरूर, वोट दीजिए, वोट
वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। ना भूलना है डालना जो आपका है वोट, भूलना है जानना है आपको है वोट। पहचानिए उस व्यक्ति को दे जाए घर जो चोट, अन्य तंत्र को कान लेंगे नोट। उसको न देना वोट जो दिखलाए तुम्हें नोट। वोट देंगे वोट दीजिए, वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। जो जाति धर्म नाम से है वोट मांगता, जो जाति धर्म नाम से है वोट मांगता, सुन लीजिए उसका नसीब है न जागता। सुन लीजिए उसका नसीब नहीं जानता। कल्याण क्या करेगा जो निज पेट पालता, अल्लाह न करेगा जैसे प्रेत काल का। ऐसे कि न सुनना कभी सब टाल दीजिए। वोट दीजिए जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। जो देश का विकास करे जान लीजिए, जो देश का विकास करे जान लीजिए। सच्चा वही है नेता ये पहचान लीजिए। सच्चा वही है नेता ये जान लीजिए। जन जन में जागृति जगाए जान लीजिए। जन जन में जागृति जगाए जान लीजिए। सिद्धराम ऐसे नेता का सम्मान कीजिए। वोट दीजिए जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। हम कह रहे हैं आपसे सम्मान कीजिए। वोट दीजिए जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए जरूर वोट दीजिए। वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया हरजीत कौर जी। अब हमारा अगला सेशन शुरू होगा जिसका नाम है पॉलिटिकल किस्से, जिसके लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं, दिनेश जौहरी जी, रवि बाबू, शिरीष जी और पवन जी। उसके पहले अभी कौर साहिबा वोट की बात कर रही थी। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली मर्तबा वोट डालेंगे? आप पहली बार वोट डालेंगे? रुकिए मैं आप तक आता हूँ। वोटरों के पास तक जाना चाहिए लोगों को। क्या नाम है आपका? अजय गंगवार। अजय, ये बताइए कि आप क्या देख के कैसे तय करेंगे कि अजय का वोट किसको जाए? सर मैं ये देखूंगा जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी और जिनका घोषणा पत्र अच्छा होगा। आपने सब पार्टियों के घोषणा पत्र पढ़े हैं? हाँ जी। सारी बताइए, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है? सर अभी तक मुझे बीजेपी का जो काम है जो हमारे काम नहीं, घोषणा पत्र बताइए। सर घोषणा पत्र अभी नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो ऐसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अगर नया वोटर पहला वोट, देखिए अगर नहीं पढ़ा होगा ईमानदारी से कह देना चाहिए, है ना? पोल देखिए, नेताओं की पोल खुलती है, कई बार जनता की भी खुल जाती है। एक्चुअली सर जो काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको नरेंद्र मोदी के फैन हैं आप, बढ़िया बात है। और कोई पहला वोटर जो पहली मर्तबा वोट डालेगा? लड़कियों में कोई, आईआईएफटी में कोई नहीं है? ये बच्चा है। अगर ये बच्चा है तो मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील सागर। सुनील, आप पहली बार वोट डालेंगे? क्या देखें, आपने घोषणा पत्र पढ़ा है किसी पार्टी का? नहीं। तो फिर आप लोग कैसे तय करेंगे कि किसको वोट देना है? मैं प्रदेश में अच्छी मतलब दंगा राज मुक्त सरकार देखना चाहता हूँ। दंगा राज मुक्त सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा, बरेली में मुझे सुनने में आया कि 2010 और 12 में दंगे भी हुए थे। क्यों हुए थे दंगे? ये सब सियासी पार्टियों का ही एक वो है। ये ना बहुत ही रटा रटाया जवाब होता है। आप नौजवान हैं,
नए लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो नए जवाब लेके आए। सियासी पार्टियां कहीं आसमान से तो नहीं गिरती है ना, हमारे आपके बीच से हैं, हमारे आपके जैसे कार्यकर्ता होंगे। तो अब फिर से बताओ, फिर से सवाल वही पूछते हैं, बरेली में दंगे क्यों हुए? बरेली में दंगे इसलिए होते हैं, सियासी होते पार्टियां हैं मतलब हर साल होते हैं? अरे सियासी पार्टियां अपने लिए, जैसे कि मैं नाम लेना चाहता हूँ सियासी पार्टी का, ले सकता आप हूँ? बिल्कुल बेखौफ लीजिए, यहाँ कोई सेंसरशिप थोड़ी ना है। जैसे कि मैं अपने जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ वो कैंट लगता है। इस कैंट क्षेत्र में हमारे राजेश अग्रवाल जी इस समय विधायक है, मौजूदा 5 बार विधायक रह चुके हैं और 25 साल से विधायक रहते हुए हैं। वो अपना वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए, मतलब हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए ही ये सब होता है। अच्छा चलिए, जीवन में हमेशा याद रखिए, सत्य बोलने वाले परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी बात कहनी, किसी से नहीं डरना, और वोट डालते जब जाना वोट डालने तब भी इसी बात का ध्यान रखना। और कोई लड़की जो पहली बार वोट डालेगी, आप, क्या नाम है आपका? आगे आगे आ जाइए। स्मृति जी, आपके नाम से तो एक बहुत बड़ी नेता भी हैं देश की। स्मृति नहीं, स्मृति अग्रवाल। स्मृति, अच्छा। तो स्मृति जी, आप पहली बार वोट डाल रही हैं? बरेली की कौन सी सीट से वोट है आपका? जी मैं शाहजहांपुर की हूँ। आप शाहजहांपुर, शाहजहांपुर की कौन सी सीट है? ये तो नहीं पता मुझे। नहीं देखिए, ये बहुत आसान है कि आप किसी बच्ची पे हंस दें, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, कैमरे के सामने जब कोई आता है ना तो पैर ऐसे खड़खड़ 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 खड़खड़, है ना, तो उसका हौसला बढ़ाइए। उसको नहीं पता है, पता चल जाएगा, अभी तो चुनाव में वक्त है जी, यही सही तरीका है। और फिर हम कहते हैं कि कोई बहन बेटियों को हौसला हिम्मत नहीं देता, हम खुद ही हंस देते हैं। कोई बात नहीं। आप ये बताइए, आप पहली बार वोट डाल रही हैं, कैसे तय करेंगी स्मृति जी कि किसको वोट देना है? मतलब घोषणा पत्र पढ़ती हैं, नेताओं के भाषण सुनती हैं, क्या करती हैं? सर मोदी जी का जो घोषणा पत्र है उसमें इंटरव्यू हटाने की बात है। वो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए इंटरव्यू हटना एक बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ एक बहुत अच्छी लगी मुझे। जो गुजरात में हट चुका है, सी ग्रेड और डी ग्रेड के लिए इंटरव्यू हट चुका है, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो एप्लीकेबल हैं, वो पीछे हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार की वजह से जो एप्लीकेबल नहीं है, जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, वो पैसा देकर अपनी नौकरी पा लेते हैं। घर की बेटी को थोड़ा सा सहारा दीजिए, कितनी साफ बात कर रही है। और ये बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐलान है कि तीसरे और चौथे दर्जे की जो परीक्षाएं हैं नौकरियों के लिए, उसमें से इंटरव्यू हटा दिया जाएगा, सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। आपने मोदी जी का जिक्र किया, आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। सर श्वेता। श्वेता, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आपका जो मुकुट है, जो ताज है, वो कमाल का है। ये नोटों से बना, ये नकली है कि असली? सर नकली। नकली पक्का? पक्का। अच्छा, तो ये बताओ कि ये नोटबंदी का फैशन से ये क्या ताल्लुक है? ये किसका आइडिया है, क्या है ये? सर ये आइडिया तो बच्चों का ही है। बच्चों का कि आपका? आप बच्चों का, अच्छा जी। सर जो डिज़ाइन है, मतलब डिमोनेटराइजेशन जो हुआ है, उसके लिए ये बनाया गया है। अच्छा, और ये तो इतने असली लग रहे हैं कि चल भी जाएंगे। सर नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा? पहले के ज़माने में मालाएं वगैरह चढ़ती थी, कभी पिताजी कोई चुनाव जीते या घर में कोई, और वो अंदर उतार के रख दी जाती थी, 1-1 2-2 रुपए की, और हम बच्चे भाग भाग के भीतर जाते थे कुछ ज़रूरी सामान खोजने के बहाने से, 1 रुपए नोच के लाते थे, और कभी पोले, कभी दंदालें, कभी ऐसे खाते रहते थे। आप देखिएगा, ये नोट मत चलाइएगा, ये गैर कानूनी होगा। फिर लौटेंगे जनता के बीच। फिलहाल जनता के 4 नुमाइंदे हमारे सामने मंच पर बैठे हैं। बीच में हैं दिनेश जौहरी साहब, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, आखिरी चुनाव 1991 में लड़े थे, यानी कि आज से 26 साल पहले। सक्रिय राजनीति से फिलहाल कुछ दूर हैं। जौहरी साहब से जानेंगे कि उनके ज़माने में राजनीति कैसे होती थी। इतना ही मुश्किल था कि साहब सुबह नेता किसी पार्टी में, शाम को किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रात में उनकी लिस्ट आ गई और नाम नहीं हुआ तो अगली सुबह किसी और पार्टी में है। हमारे साथ रवि बाबू हैं। रवि बाबू एक पुराने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रवि बाबू खुद भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। सर, लोकदल वगैरह से जुड़ा हुआ था आपका परिवार? जी। और हमारे साथ शिरीष जी हैं। शिरीष जी बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच पवन जी हैं, इस इलाके के पुराने पत्रकार हैं। तो ये बताइए दिनेश जी, रवि जी, आप में ज्यादा बड़ा कौन है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आगरा के शो में एक बुजुर्ग नेता आए, और मैंने परिचय में कहा कि ये बदन सिंह जी हैं, 5 बार विधायक रहे, 92 साल की उम्र है।
बदन सिंह जी मंच पर खड़े हुए, लाठी फटकारी, बोले तूने मुझे 92 का कैसे बोल दिया? मुझे लगा गड़बड़ हुई। बोले मैं 91 साल और 37 दिन का हूं। कमाल की ऊर्जा से भरा आदमी। और बदन सिंह ने जनता को बताया कि मुझे सिर्फ ये नहीं पता था कि मेरी विधानसभा में फतेहपुर सीकरी में किस बिरादरी के कितने वोट हैं, मुझे ये पता था कि मेरी विधानसभा के किस घर की बिटिया के यहाँ कहाँ ब्याही है, बेटा कहाँ काम करता है, किस नस्ल की भैंस है, पिछली बार भैंस का बच्चा जिया की मरा। इतना जुड़ा हुआ जनता से नेता, जो अधिकारियों से जाके नहीं सर ये कितने थन की भैंस है, ये तो जो लोग इंग्लैंड से या कहीं बाहर से आए हों, हवाई ऊपर से उतरे हों, हम तो खुद गांव जवाहर के लोग हैं, दोहनी भी की है। आपको क्या लगा कि यहाँ माइक पकड़ लिया है तो बिल्कुल अंग्रेजदा हैं, कुछ पता ही नहीं है? अच्छा खैर, पॉलिटिकल किस्सों की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने तय किया आपस में कौन बुजुर्ग है? आप 41 के पैदा हुए। रवि बाबू आप बड़े हैं। दिनेश जी 41 का पैदा। ठीक बात है। दिनेश जी आप 1991 में आखिरी बार विधायक रहे। 1991 की वो सरकार 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो केंद्र में बैठी थी बर्खास्त कर दी। कल्याण सिंह ने ये भरोसा दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि विवादित ढांचे की हिफाजत की जाएगी। आप लोग बहुत प्रचंड बहुमत से लौटे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी इतनी सीटें नहीं मिली, एक यूफोरिया रहा होगा, राम मंदिर का दौर था। जब सरकार बर्खास्त की गई तो विधायक दिनेश जौहरी के जेहन में क्या आया? आप मंत्री भी थे उस सरकार में, आप लोग क्या लगा कि यार इतनी जल्दी चुनाव आ गए, जीतेंगे हारेंगे, क्या था दिमाग में? जब ये चुनाव हुए तो हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते जैसा आप बता रहे हैं, और हम सोच रहे थे कि काफी वर्षों साथ हम मंत्री रहेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद ढहने के बाद हम लोग सब बर्खास्त कर दिए गए, हमारा मंत्री पद भी चला गया। उसके बाद हम खड़े भी नहीं हुए, और जो आगे चल के मंत्री रहते हुए मेरे दिल में था कि बरेली के लिए करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं कर पाया। अच्छी बात है। तो दिनेश जौहरी जी आपके जमाने की पॉलिटिक्स में 80 के दशक में, 91 में और अब की राजनीति में आप देख रहे हैं, बाहर प्रचार चल रहा है, आप भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, क्या फर्क आया? क्या बड़ा फर्क? जनता सयानी हो गई या नेता बदमाश हो गए? सबसे बड़ा फर्क ये आया, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बंदिशें लगा दी कि शहर में पता ही नहीं चल रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, न झंडे न बैनर न और कुछ। ये अच्छा फैसला है, जनता से पूछ लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनता को बड़ा परेशान किया जाता था, दिन रात माइक घूमते थे। आप लोगों को क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन ने सख्ती करके ठीक किया है कि गलत किया? ठीक किया, ये बहुत अच्छा किया। ये जौहरी साहब जनता कह रही है कि ठीक किया है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक किया है जी, माइक पे बोलिए सर। वो बिल्कुल ठीक किया है, और उससे खर्चा भी बहुत कम हुआ है। खर्चा कम हुआ है। जिस पार्टी के पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हैं, हर रोज सुबह जाके कम से कम डोर टू डोर वर्क तो कर सकते हैं। अच्छा, और वही पार्टी विजयी भी हो सकती है। आपने विजय की बात की, जब आप पहली बार विधायक बने तो क्या क्या तैयारी थी? कोई उस समय का वाकया जो आपको याद हो? मैं देखिए ऐसा है कि एक डॉक्टर हूँ, अपने खानदान का, अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ। मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में जाऊँ, लेकिन ये एक्सीडेंट था कि मैं राजनीति में गया। मैं पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव, तीनों जीतता चला गया। जब चुनाव जीता, पहला चुनाव जीता, तब मेरे पिताजी को लगा कि चलो लड़का चुनाव लड़ रहा है तो इसको सहयोग करना चाहिए। अच्छा, जब आप विधायक बन गए तब पापा को लगा कि लड़का कुछ लायक हो गया है? नहीं, वो केवल ये चाहते थे माता पिता कि लड़का डॉक्टर बने। अच्छा, लेकिन राजनीति में जाने देना नहीं चाहते थे। क्यों? वो चाहते थे कि राजनीति गंदी राजनीति है, यहाँ हत्याएं भी होती हैं और सब काम होते हैं, तो हमारा लड़का सेफ नहीं रहेगा। जौहरी साहब कह रहे हैं कि उनके पिता को लगता था कि राजनीति गंदी चीज है। आप में से कितने लोगों को साल 2017 में ये लगता है कि राजनीति गंदी चीज है? हाथ ऊपर करिए। किसी को नहीं लगता है, यानी कि वक्त बदल गया है, लोगों को लगता है कि राजनीति दुरुस्त चीज है। यही मतलब हुआ ना इसका? अच्छी बात है। रवि बाबू जी। सर, जब मैं चुनाव टिकट मिल गया, मेरे न चाहते हुए, मेरे घर वालों को न चाहते हुए, आपके न चाहते हुए आपको टिकट मिल गया? बिल्कुल सही बात। जौहरी साहब, ये तो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि आजकल तो हर पार्टी में चाहने वाले इतने हैं
कि बिल्कुल जूतम पैजार की स्थिति है। हकीकत है, मैं पार्टी प्रेसिडेंट जरूर था, लेकिन मैंने 3 अलग लोगों के नाम भेजे थे चुनाव लड़ाने के लिए, मैं खुद का नाम नहीं बता। तो वो लोग तो बड़े नाराज हुए होंगे कि नाम हमारे भेजे, टिकट खुद ले आए। नहीं, वो बहुत खुश थे, लेकिन जब वो पर्चा दाखिल करने गए तो लोगों ने विरोध किया कि केवल दिनेश जौहरी जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। अच्छा। जीतने की बात अलग थी, लड़ सकते हैं और इन्हीं को टिकट दिया जाए। तो मेरा कोर्ट में टिकट बदला गया, कल्याण सिंह जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर ये तैयार है, वो नहीं तैयार है, तो मेरी बात कराओ। बात कराई गई, मेरा टिकट हो गया, मैं पर्चा दाखिल करके आया। घर पे आया तो मेरी पत्नी ने पूछा कि अमुक व्यक्ति का पर्चा दाखिल कराया, बोले नहीं मैं अपना कर आया। अरे राम राम, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब गड़बड़ बात है, आपने पत्नी से भी नहीं पूछा पर्चा दाखिल करने से पहले? बिल्कुल नहीं पूछा, मैं तो केवल उनसे पूछ के गया था कि भाई मैं पर्चा उन साहब का दाखिल कराने जा रहा हूं। देखिए, एक ये दौर था जब एक आदमी को कन्विंस करने के लिए आपको चुनाव लड़ना है, लखनऊ से फोन आते थे, और अब लखनऊ वालों को कन्विंस करने के लिए कि उन्हें चुनाव लड़ने हैं, वहां पे जत्थे के जत्थे पड़े रहते हैं। रवि बाबू, आपके परिवार के व्यक्ति, आपके पिताजी 1952 में विधायक रहे, उनके दौर का कोई किस्सा बताइए जो बाबूजी ने आपको सुनाया हो। उस समय त्याग और तपस्या ज्यादा थी, सेवा की भावना ज्यादा थी, और विकास जो था वो क्षेत्र का था या पब्लिक का था, स्वयं का नहीं था। कोई प्रसंग, कोई घटना? हाँ, घटना ये है कि आज तक सन 1900 अभी 20 साल पहले आके बदायूं में मकान बना, जबकि वो सन 52 में पहला चुनाव हारे और 53 में चुनाव जीते। जब 52 में हारे, 53 में जीते जी। और ये भी नहीं कि कुछ उनकी ऐसी ख्याति थी कि वो दातागंज से चुनाव हारे और उज्जैनी से जाके चुनाव जीते, दूसरी विधानसभा, दूसरी से। उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वो पीएसपी से चुनाव जीते। लोहिया जी की पार्टी? नहीं, जब वो थे त्रिलोकी सिंह थे, आचार्य कृपलानी थे, आचार्य जी कृपलानी, हाँ जी, उनकी पार्टी ये थी जिसका चुनाव चिन्ह झोपड़ी था। झोपड़ी चुनाव चिन्ह था। ये झोपड़ी चुनाव चिन्ह अभी भी है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, अब नहीं है। अब नहीं है। ये देखिए कमाल की बात है हमारे देश की, झोपड़ियां खत्म नहीं हुई, झोपड़ियों का चुनाव निशान खत्म कर दिया गया। जी आगे बताइए। उस समय जो था वो विकास निधि नहीं थी। अच्छा, जो विनाश निधि है, वो विकास निधि विनाश निधि है, वो विनाश निधि है। उसने देश को भी बर्बाद किया और नेताओं को भी बर्बाद किया। अच्छा रवि बाबू, आपने जिक्र किया इसलिए पूछे ले रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकार भी बताते हैं, नेता भी बताते हैं कि जो विधायक निधि होती है उसमें कितना कट होता है, ये सही बात है? कट उसमें जमाने में ये नहीं, विधायक निधि नहीं होती। अच्छा, जौहरी साहब के टाइम नहीं। जी रवि बाबू बताइए। नहीं, वो तो मजबूरी थी, नहीं होती थी। अच्छा, मजबूरी थी। जी हाँ। ये बढ़िया है, बगल में बैठे हैं 2 बुजुर्ग और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सा नहीं बढ़िया। नहीं अच्छा है यार की छेड़ चली जाए, ऐसा थोड़ी बहुत तो छेड़खानी जरूरी है। नहीं, भाई साहब जी हमारे आदरणीय हैं जी, बहुत शरीफ है, सब कुछ है, वो भी इत्तेफाक था। और अभी बरेली के जो बाबूराम मूर्ति जी थे, उनके परिवार से यहाँ बैठे हैं, वो आदर्श पुरुष थे। जब तक वो यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, सब कुछ रहे, और उनका बरेली में मकान नहीं था। वो मंत्री रहे और उनका मकान नहीं था बरेली में? मकान सर नहीं अब था। तो सभासदों की कोठियां बन जाती हैं, विधायक मंत्री तो दूर की बात है। आप फर्क पूछ रहे हैं ना? जी तब मैं नहीं, ये बहुत ही खुशी और आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रिया है कि ऐसा भी हुआ है जी। मैं भी आपको बता दूं जी, एक मिनट। मेरे पिताजी ने मकान बनाया, मैंने आज तक कोई नहीं बना पाया। पिताजी बना के उसी में रह रहा हूं। अच्छा, पिताजी बना के रह गए। रवि बाबू के पास वापस लौटेंगे। वकील साहब, ये वकील और डॉक्टर और पुराने जमाने में नाई गांव में, ये बड़े कमाल की बिरादरियां होती हैं। किसी से पेट नहीं छुपता, किसी से मर्ज नहीं छिपता। और वकील साहब भी मेरे ख्याल से पहले आते हो पूछते हो, अच्छा ये बताओ कत्ल किया है? हाँ साहब किया है, ठीक है छुड़वा लेंगे। सर ऐसा होता है कि सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? सौरभ भाई, अब सच बोलूं कि झूठ बोलूं ये बता दीजिए। नहीं, ये सर लल्लन टॉप शो है, यहाँ पे सच बोला जाता है। देखिए उस लड़के ने सच बोला, उस बच्ची ने सच बोला, आप भी सच बताइए। मुझे ये सच जानना है वकील साहब, चूंकि समाज का सबसे विभत्स चेहरा कोर्ट में नजर आता है, झगड़े, दंगा फसाद, दंगों का जिक्र हुआ बरेली के मामले में,
बेटियां जलाई जाती हैं दहेज के नाम पर, वो मामले भी कोर्ट में आते हैं। कत्ल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे कत्ल होते हैं, जमीन की रंजिश है, कब्जे की लड़ाई है, सब कुछ कोर्ट में आता है। बरेली की कोर्ट में वकालत करने वाले आपको बरेली का समाज और इस समाज की दिक्कतें कैसे नजर आती है और उसमें नेतागिरी कहाँ है? कोई वाकया बता सके। सौरभ जी, वकील बना और उससे पहले इसी कॉलेज में प्रोफेसर था, लॉ डिपार्टमेंट में। नौकरी से रिज़ाइन किया जब फादर नहीं रहे, और दीवानी की वकालत कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी अधिवक्ता साथी यहाँ पर हैं, कुछ कानून की बात बता दूँ, वकील अब नाम की चीज़ खत्म हो गई है। 1961 में जो एडवोकेट एक्ट आया उसमें वकील शब्द खत्म कर दिया गया, तो अब अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वकील शब्द से प्रचलन में है। तो अच्छा। कानूनी रूप से वकील शब्द नहीं है, कानूनी रूप से ये गैर कानूनी है वकील हाँ, कहना। यस, नो डाउट। और जहां तक किस्से की बात आपने कही कि हम इलेक्शन का कोई किस्सा अगर आपको बताऊं, तो आपने इलेक्शन का या नेताओं से जुड़ा मैं हुआ? बहुत बढ़िया किस्सा एक ऐसा जो बरेली की पहचान है, और जो प्रदेश है हमारा, आपने कहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब हर चीज का जवाब, हर चीज का उत्तर है हमारे पास। तो यूं उत्तर प्रदेश बना, और वो प्रसंग ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ के काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ पैदा हुए। उनका नाम है कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए पर्चा दाखिल किया, लोकसभा राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया, विधानसभा विधान परिषद के लिए पर्चा दाखिल किया, सभासदी लोकल कोऑपरेटिव्स वगैरह के लिए पर्चा दाखिल किया। तो एक संदेश था उनका। और जो हमारे ही शहर के एक बड़े शायर हैं, उन्होंने शेर में कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन सौरभ जी एक मिनट, मेरा मैसेज पूरा नहीं है। कमाल है बरेली के वकील जो कि गैर कानूनी अधिवक्ता, बरेली के अधिवक्ता भी शायर हैं, ये बहुत अद्भुत है। सुनाइए साहब। भाई यहाँ की फिजा ऐसी है। लेकिन किस्सा ये है कि जब काका जोगिंदर सिंह जी ने प्रेसिडेंट का पर्चा दाखिल किया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो बाद में प्रेसिडेंट जीते उनका उतने लोगों द्वारा पर्चा नहीं भरा गया था जो कि मैंडेटरी था। मतलब ये कि अगर ये बात, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें सब्सटेंशियल कंप्लाइंस, एक हम लोग डॉक्ट्रिन होती है कि ठीक है भाई छोटी मोटी कमियां माफ करिए, लबोलुबाब तो पूरा हुआ, अगर वो डॉक्ट्रिन नहीं अप्लाई की जाती तो सिर्फ दूसरे प्रत्याशी के रूप में उनका नाम अगर बचता, तो आप जानते हैं आज बरेली शहर को ये तो बड़ा ये खूबसूरत सम्मान अफसोस प्राप्त है होता कि आपके शहर के धरती पकड़ देश के राष्ट्रपति होते। क्या बात है। तो मैंने कहा ना, ये उत्तर प्रदेश है, हर चीज का जवाब है हमारे पास। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश है, कमाल की विविधताओं से भरा हुआ देश है। क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम लोग अनसेंसर्ड बातें करेंगे। कल मैं एक होटल में गया, हमारे साथी वहाँ रुके हुए थे, एक पुलिस वाले भाई साहब मिल गए, सीओ साहब, तो बताने लगे कि मैं सो एंड सो राजपूत हूँ, अभी चुनाव ड्यूटी में आया हूँ। हमने कहा बढ़िया साहब, तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? तो उन्होंने एक पार्टी का नाम लिया, फिर बोले वैसे सभी ठीक हैं। तो मैंने कहा सब कैसे ठीक हो सकती हैं? बोले हम राजपूत हैं, जिसका राज उसके पूत, राजपूत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाकई उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे ब्रह्मा को भी अगर कोई संशय हो और वो आके पूछ लें तो शायद उत्तर प्रदेश वाले जवाब दे दें, बशर्ते उनके मुंह में गुटखा ना भरा हो। जी पत्रकार साहब, पवन जी, आप लोगों ने, अच्छा जैसे मैंने कहा कि वकीलों के पास, डॉक्टरों के पास उनसे कुछ छिपता नहीं, उनको आप सत्य बताना होता है। पत्रकारों से आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं, चाह के भी, वो सत्य खोज निकालते हैं। तो आपने तो बहुत लोगों की नेतागिरी देखी, आप बताइए कोई पॉलिटिकल किस्सा, कोई वाकया जो आपके ज़हन में दर्ज हो गया हो। देखिए भाई, लगभग 20-25 साल पहले, और मैं आज थोड़ा सा कंपेयर कर दूं तो समझ में आएगी बात। हम लोग नए नए अखबार में आए थे, एक कॉलम चलता था चुनाव के दिनों में, प्रत्याशी के साथ एक दिन। तो मुझे एडिटर साहब ने कहा और मैं प्रत्याशी साहब के साथ गया, एम्बेसडर कार थी उनकी। तो वो जिस गांव में जाते थे वो इतना सा शीशा उतारते थे और शायद 2000-5000 रुपये रहते थे। और वहाँ से दूर से एक प्रधान जी आते थे, उनको दे देते थे, वो आगे बढ़ जाते थे। ये एक बड़े गजब की बात थी, मेरी समझ में नहीं आया कि ये ऐसे कार से नीचे नहीं उतरते। नहीं, नीचे भी नहीं उतरते और शीशा भी पूरा नहीं उतरता और चुनाव जीत जाते थे। मतलब कमाल की बात ये थी कि चुनाव जीत जाते थे। ये आज संभव नहीं है। जो जितना पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ा है, वो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज कोई आदमी ऐसा कर सके।
क्योंकि हर व्यक्ति व्हाट्सएप पे है, मोबाइल पर है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। पहले कुछ लोगों के पास जो ठेकेदारी थी, वो ठेकेदारी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके दूर होती चली गई। अब वो चीज़ एक ख़त्म हो गई। तो मैं एक आपको ये छोटी सी बात बताई। तो भाई कमाल की बात है कि अब आप लोगों ने शीशा भी पूरा खुलवा दिया। हाँ। और नीचे भी उतरवा दिया। नीचे भी उतरवा दिया। और मुझे भरोसा है कि उनकी धोती भी खोल दी होगी। जी बाकी है खुलनी अभी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब बरेली की जनता इतनी चतुर है कि वो किसी धूर्त नेता को पनपने नहीं देगी। हाँ साहब, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल ठीक है। वापस जौहरी साहब के पास लौटते हैं। जौहरी साहब, आपने अपने ज़माने की राजनीति देखी। आपने कहा कि हमारे समय में विधायक निधि वगैरह होती थी, नहीं होती थी, भ्रष्टाचार नहीं था। आपने बताया कि आप अपने बाबूजी के मकान में अभी भी रह रहे हैं और अब आप आज की सियासत देख रहे हैं। हम आपके बच्चों की तरह हैं। बच्चों से कोई पिता, कोई चाचा झूठ नहीं बोलता है। ईमानदारी से बताइएगा, चाहे आपकी पार्टी को, चाहे दूसरी पार्टियों के, क्या बदल गया? क्या मूल्य खराब हो गए हैं? क्या हम लोग ज़्यादा लालची हो गए हैं? हमारे भीतर पैसों की हवस ज़्यादा आ गई है? या हमें ऐसा लगने लगा है कि बगल वाले ने अट्टालिका खड़ी कर ली और मेरा एक माले का मकान है तो मैं सामाजिक स्तर पे कमतर रहूंगा? क्या अब ईमानदारी डॉक्टर साहब एक मूल्य नहीं रहा जीवन में? नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ी बात है आजकल एक चल रही है नोटबंदी से क्या क्या नुकसान है। मैं कहता हूं उससे बहुत बड़े फायदे हुए। फिजूल खर्ची खत्म हो गई, कश्मीर की समस्या खत्म हो गई, पत्थरबाजी खत्म हो गई, नक्सलाइट की समस्या खत्म हो गई। नक्सलाइट्स ने सरेंडर कर दिया। जितना ब्लैक की कमाई थी सब बैंकों में चली गई। जौहरी साहब, ये तो नोटबंदी की बात है जो 2 महीने पहले। उसी पे आ रहा हूं मैं, उस सामाजिक मूल्य की बात कर रहा हूं। कोठियां, कारें, उसी के लिए बात कर रहा हूं। फर्जी नोट बंद हुए। अब बताइए किससे फैक्ट्रियां बनाई जाए, किस नोट से गाड़ियां खरीदी जाए, किस नोट से अट्टालिकाएं खरीदी जाए? तो नेताओं का यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप क्या डॉक्टर जौहरी ये कह रहे हैं बरेली की जनता के सामने कि अब नोटबंदी के फैसले के बाद कोई नेता अपनी इमारत को बुलंद नहीं करेगा, कोई नेता सत्ता में आने के, चुनाव जीतने के कुछ ही बरस के बाद चमकदार कारों के काफिले में नहीं घूमेगा? क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं उस सामाजिक मूल्य की बात कर रहा हूं जहां पे ईमानदार रहना बेवकूफी माना जाता है। अरे साहब मूर्ख आदमी है, पैसा नहीं कमाया, अरे साहब पावर का इस्तेमाल नहीं किया। जी बताइए। सौरभ भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा। दरअसल जनता का भी मिजाज थोड़ा सा हमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। यहाँ पर एक नेताजी चुनाव लड़ते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बरेली के लोग समझ जाएंगे। वो अक्सर मुझसे ये कहते थे कि अखबार में जब वो आंकड़े छपते थे कि किसके पास कितने रुपए हैं, भाई मुझे अरबपति लिखा करो। अरबपति लिखा करो? हाँ, मतलब जैसे किसी रिपोर्टर ने करोड़पति लिख दिया तो इस बात पे नाराज होते थे और कई बार हमारे डायरेक्टर से शिकायत तक हो जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा इसका कारण क्या है, तो उनका कहना था भाई इसका कारण यह है कि जो जनता है वो हमारे प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और वो बाकायदा अरबपति लिखवाते थे, मे भी हैं भी और रहे भी होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसको फोर्स करके लिखवाते थे। तो एक दूसरा पब्लिक में भोकाल रहे। हाँ, एक दूसरा एंगल भी है इस बात का। अच्छा, वो पहले की बात है ना, पहले की बात। अच्छा, एक देखिए, इन्होंने जिक्र किया अरबपति का। इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। तमाम लोग मिलते, बरेली शहर से विधायक रहे, बरेली शहर से। तो बरेली वालों का तो और भी नाता हो गया पंत साहब से। पंत साहब के सामने बिल आए पास होने के लिए और बिल में उन्होंने कुछ देखा और नाराज हो गए। बिल में सिर्फ इतना था कि चाय के साथ नमकीन के एक पैकेट का बिल जुड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत बाबू को बुलाया, बोले कि ये नमकीन का क्यों जुड़ा हुआ? बोले साहब आप सीएम हैं, एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत का जवाब था कि चाहे मैं विधायक हूं, चाहे मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, राजकोष से मुझे सिर्फ चाय का खर्चा मिलता है, चाय पीने और पिलाने का। अगर ये नमकीन का पैकेट एक्स्ट्रा आया है तो ये मेरी जेब से जाएगा। एक वो दौर था और एक आप ये दौर बता रहे हैं जिसमें वो जोर दे के कहते थे अरबपति लिखो। कमाल है साहब। रवि बाबू, आप भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कभी कोई जनता की तरफ से ऐसी मांग आई हो जो आपको लगा हो कि बहुत जायज है लेकिन पूरी नहीं कर पा रहा हूं नियम कानूनों के चक्कर में, तो फिर कुछ आपने दाएं बाएं से रास्ता निकाला हो? नहीं, बहुत सी उनकी मांगे हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। जी, बहुत सी मांगे हैं जिन्हें पूरा नहीं कर सकते क्योंकि सीमित दायरा होता है, तो उसके लिए हम उन्हें समझा देते थे। अच्छा, उनसे छिपाते नहीं थे कि भाई पड़ोस में विधायक जी हैं, उनके पास जाइए, उन्हें 1 करोड़ की निधि मिलेगी, उन्हें इतने हैंड पाइप मिलेंगे,
उन्हें इतने शौचालय मिलेंगे। तो इसलिए जब से बहन मायावती जी आई, उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुखों से सरकार नहीं चलती है। तो मायावती जी ने ब्लॉक प्रमुखों से वित्तीय अधिकार ले लिए? नहीं 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 दे दिए? नहीं, हाँ। उन्होंने ये कहा कि इनसे सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है विधायकों से। और विधायक इतने बेईमान हैं कि जो हम निधि का पैसा ये मायावती ने कहा कि विधायक बेईमान है? जी हाँ। वही विधायक जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया? जी हाँ, उनकी सोच थी, सोच थी जी। तो उन्होंने अपना विधायक का पैसा, विधायक निधि का पैसा सीधे ना दे के उन्होंने सेक्रेटेरिएट से आदमी भेज के गांव का विकास कराया। जो सीधे सचिवालय से व्यक्ति भेजकर? सचिवालय से। सचिवालय से सेक्रेटरी आते थे, विभिन्न योजनाओं में गांव का विकास होता था। लेकिन सीधे सीधे वो चूंकि विश्वास नहीं करती थी। लेकिन ये रवि बाबू, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब मेरी व्यक्तिगत राय का कोई महत्व नहीं है, लेकिन विकेंद्रीकरण को लेके इतने प्रयास हो रहे हैं कि गांव का आदमी तय करे कि गांव का खड़ंजा कहाँ बिछेगा, गांव का हैंडपंप कहाँ लगेगा। 1 मिनट सुने जी। हमारे देश की जनता महान है। देश की जनता महान है, चलिए साहब मान लिया। वो इतनी जनता महान है, वो आपको इतना बरगला देगी कि आप उस सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे। जनता बरगला देगी? बरगला देगी, नेता को भी बरगला देती है। फिर नेता से मुख्यमंत्री समझता है कि इससे तो सरकार बननी नहीं, सरकार हमारे विधानसभा से बननी है, विधायकों से बननी है। तो जितने पावर्स जो हैं वो नीचे से हटा के केवल ये राजीव गांधी के समय में पंचायत राज योजना भेजी गई थी और गांव का विकास कराया गया। ठीक बात है। वकील साहब, समय की कमी है, अगले सेशन की तैयारी है, आप कोई वाकया जोड़ना चाहें? जैसे पत्रकार साहब वाकया की बात, आपने जो मूल्यों की बात करी जी सौरभ जी, बात क्या है, देखिए जिन खोजे तिन पाइया। अगर जो दान करने की चीज है उसको मैं किसी लालच में, किसी प्रभाव में, मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, इस प्रभाव में आके अगर मत को दान करना है, मैं उस मत को गलत तरीके से अगर दूंगा तो मैं वही पाऊंगा जो मैं डिजर्व करता हूं। जिन खोजे तिन पाइया। हुआ क्या है कि आपने जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसको इल एक्शन बना दिया है। आप स्वयं देखिए, आपने बहुत कमाल की परिभाषा दी है वकील साहब। आपने इलेक्शन बना दिया ना उसे। जब आप ये देखेंगे कि भाई ये मेरे पड़ोस में रहता है, या इसने जो है मेरे फला काम में मेरे को इस तरीके से पैसा उपलब्ध करा दिया था, या ये मेरी जाति का है, या ये मेरे धर्म का है, मैं समझता हूँ ये सब नहीं देखना चाहिए। आदमी विकास कितना करा सकता है, कितना मादा है उसके अंदर, ये देखना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर कमी राजनीति में आई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, और ये जरूरी है कि हम अपने आप को भी देखें और अपने आचरण को भी स्वच्छ करें। अच्छा, ये बताइए कि ये सारे जो वकील लोग होते हैं, मुझे वकीलों से कुछ खास लगाव है। मेरे एक ताऊ जी वकील थे, मेरी बहुत पिटाई करते थे गणित की पढ़ाई के लिए, तब से प्यार पनपा है। आप वकीलों के बीच चुटकुले भी बहुत चलते हैं, कोई चुटकुला जो आप जनता को सुनाना चाहें, जो वकीलों के बीच का चुटकुला हो? अधिवक्ताओं के बीच का चुटकुला। अधिवक्ताओं के बीच का चुटकुला। ये मैं बार बार गैर कानूनी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए, ऐसा है, एक नेताजी वो पकड़ कर आए और उन पर गबन का केस था। थोड़ा सा मैंने चुटकुला बदल दिया है। सचमुच का मामला है कि नहीं, आपने चुटकुला कहा, आपने सत्य वाक्य कहा कब? और आपके प्रोग्राम से तारतम्य बैठ जाए, थोड़ा सा बदल दिया। बिल्कुल बताइए। उनको गबन का केस लगा कि साहब उन्होंने जो निधि है उसका उन्होंने अमानत में खयानत करी है। तो जब वकील साहब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि वकील साहब देखिए, कानून ऐसा है कि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा हो गई तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा चुनाव। कुछ भी हो, 3 साल से ज्यादा की सजा ना मिले। कोर्ट में बहस हुई और नेताजी को पता नहीं चला, जजमेंट आया तो उन्हें 2 साल पे अदालत ने छोड़ दिया। और वकील को बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया, बड़ा पैसा दिया कि वकील साहब आपने अच्छा करा, मैं डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुआ। बोले अरे वो तो तुम बोले थे 3 साल, वरना जज साहब तो छोड़ रहे थे तुम्हें। अच्छा, इसीलिए लोग कहते हैं वकीलों से सावधान रहना चाहिए। देखिए, हमारा एक सामाजिक जो सरोकार है उससे कोई वकील पीछे नहीं हटता है भाई। अच्छी बात है। सलाम आपके इस पैशन को। पत्रकार साहब, आपके पास बड़े मजेदार किस्से हैं, शीशा ऊपर शीशा नीचे, अरबपति लिखो। एक आखिरी किस्सा सुनाइए। जी, किस्से तो बहुत सारे, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। वोटर का कमिटमेंट जी, लगभग 20 साल पहले की बात रही होगी। मायावती जी की
सरकार थी और उनके वोटर का क्या कमिटमेंट था वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक गांव में मुझे जाना हुआ रिपोर्टिंग के सिलसिले में। वो गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और रोड नहीं थी, बहुत ख़राब स्थिति थी। हम लोग गिरते पड़ते जैसे जैसे पहुँचे, उस पूरे गाँव में झंडे लहरा रहे थे नीले रंग के। तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई कोई नेता वेता आता है, नहीं आता है, क्या है? तो साहब यहाँ कोई नहीं आता। मैं यार झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम आए तो सब झंडे लगे हुए। ये पिछले चुनाव के थे, हमने संभाल के रख लिए। तो ये एक बात है, जो बात आप कह रहे हैं ना मूल्य की, जो बात है विकास की, डेवलपमेंट की, तमाम इश्यूज की, लेकिन इस सब के बीच में वोटर का एक अपना जो कमिटमेंट है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, बीजेपी का हो, वो अपनी जगह स्टैंड करता है। अच्छा, कोई यहाँ का मजेदार नारा आप लोगों को याद आ रहा हो जो किसी प्रत्याशी के लिए गढ़ा गया हो? डॉक्टर साहब, कोई नारे बड़े कमाल के बनते हैं अलग अलग इलाकों में। मुझे एक बड़ा फेवरेट मैं वाकया सुना देता हूँ। हमारे यहाँ कालपी विधानसभा लगती है, वहाँ पे बीजेपी के एक कैंडिडेट को टिकट दिया गया। वो एक पार्टी के करीबी थे, तो उनके जो विरोधी थे वो सुबह सुबह गलियों में नारा लगाते थे, क्योंकि वो टंडन साहब की सिफारिश से उन्हें टिकट मिला था कि टिकट लाए हैं टंडन से, वोट लाएंगे लंदन से, टंडन की नादानी में भाजपा गई पानी में। ऐसा था। तो ये वो लड़के नारा लगाते थे। और देखिए हमारे यहाँ क्या है, गेयता का जो मजा है कि हम लोग पहाड़ा याद करते हैं, 2 एकम 2, बिल्कुल राइम में लता मंगेशकर आ जाती हैं भीतर। तो गा गा के हिल हिल के पहाड़ा याद करते हैं। मदरसे में भी बच्चे पढ़ते हैं तो वो हिल हिल के पढ़ते हैं, तो गा गा के कि याद रह जाए, तो नारे याद रह जाते हैं। कोई नारा, कोई जुमला जो आप लोगों को बरेली का हो, जो झुमका टाइप से लोगों के जहन में अटक गया हो? रवि बाबू नहीं याद आ रहा है? हाँ जी, अच्छा आप बता दें। देखिए जनता के बीच से एक जुमला आ रहा है। क्या नाम है साहब आपका? वीरेंद्र कुमार अटल। वीरेंद्र कुमार अटल। अच्छा, अटल से मिले हैं क्या? मिला हूं मैं। अरे वाह, क्या बात है। तो अटल ने अटल को क्या कहा? अटल के साथ बहुत किस्से हैं। अटल के साथ एक किस्सा सुना दीजिए अटल के साथ। बरेली में आए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, और यहाँ के मेयर के घर पे उनका भोजन था, और भोजन में 4-6 कार्यकर्ता जब उनको भोजन करा रहे थे तो अटल जी को मस्खरी कुछ याद आई, तो उन्होंने पापड़ उठाया और तोड़ा और एक लाइन सुनाई उन्होंने, है कुछ नहीं शोर बहुत है। लेकिन उनको लगा कि ये 4-6 लोग इस बात को सुनकर इनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने दोबारा से पापड़ उठाया और तोड़ा, तो ये पूछा उन्होंने, आवाज आई? बोले बहुत जोर की आई। बोले यही तो मैं कह रहा हूं, है कुछ नहीं शोर बहुत है। अच्छा, ये अटल का अपनी पार्टी के संगठन पे तंज था या मजाक था? मजाक था। एक कवि हृदय भी थे वो, इसलिए उन्होंने अपने मजाकिया लहजे में इस बात को कहा। तो अटल ने अटल का किस्सा सुनाया और अटल की तारीफ की। आप कोई नारा बता रहे थे? मैं एक नारा बता रहा हूं। मैं विद्यार्थी था उस समय, शायद हाई स्कूल का, और पड़ोस में एक विधानसभा क्षेत्र है आंवला, वहां पर गए हम, तो वहां पर एक नारा सुनने को मुझे मिला, तो मुझे उसका मतलब पूछना पड़ा। तो नारा ऐसा था कि कांग्रेस है ऐसों की और बदिया बैठी केसों की। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका यह हुआ कि वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका नाम था केशव राम, और लोग जो नारा उनके विरोधी लगा रहे थे, बच्चों से को रटाया गया वो नारा। तो नारा का मतलब उनका यह था कि कांग्रेस है ऐसों की, केशव जिसके प्रत्याशी है, और बदिया बैठी केशव की। ये कांग्रेस का जो प्रत्याशी है इसकी बदिया बैठ गई है अब। अरे राम राम राम। अटल जी ने मुझे इमरजेंसी के दौर के बाद का चुनाव याद दिला दिया। 1977 का चुनाव, जहां पर जनता इंदिरा गांधी की सरकार से सबसे ज्यादा नाराज थी। उनके बेटे संजय गांधी के निर्देशन में शुरू हुए नसबंदी प्रोग्राम की, और मुल्क में विरोधियों ने ये नारा दिया था, इंदिरा हटाओ इंदिरी बचाओ। आप भी उसकी गवाह हैं। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिनेश जौहरी साहब, रवि बाबू जी, वकील साहब, शिरीष जी, पवन जी, पॉलिटिकल किस्सों के सेशन के लिए। मुझे ये उम्मीद है कि बरेली के नौजवान आपको भी चौक चौराहों पर घेरेंगे। बुजुर्गों से बार बार लगातार बात करिए। बुजुर्ग बरगद की तरह होते हैं, उनकी छांव में जितना बैठेंगे उतना ही सुकून मिलेगा। हमें पत्रकारों को सुकून मिलता है सवालों में। सवालों के लिए अगला सेशन होगा जनता का घोषणा पत्र। उसके अतिथियों को मंच पर बिठाएं, और घोषणा पत्र से पहले हम एक बार फिर जनता के बीच ये बताइए कि
एक नया विकल्प आया है वोटिंग मशीन में। विकल्प का नाम है नोटा। ठीक बात है, आप लोगों को पता है। क्या आप में से कोई पॉलिटिकल पार्टियों से इतना नाराज है कि नोटा दबाने की सोच रहा है? अच्छा, आप खड़े हैं, आप भी। ये कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, इनसे सुन लें जरा। जी, आप नोटा क्यों दबाना चाहते हैं? खड़े होइए, उधर देखिए कैमरे की तरफ। जी, हम नोटा इसलिए दबाना चाहते हैं कि भारतीय जो गणतंत्र है जी, उसको, वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है गणतंत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी नोटा दबाना चाहते हैं। वो इसलिए दबाना चाहते हैं कि हमारे देश की राजनीति में जो आज के राजनेता लोग हैं वो तमाम मुद्दे बनाए रखना चाहते हैं। नहीं साहब, सुनिए। नहीं जी, मैं आप ही को सुनने आया हूँ इतनी दूर। नाम क्या है आपका? जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, आपकी बात जो है ना, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ, ये हम लोग साल दर साल लोकतंत्र, ये ऐसा, आप अपनी बात बताइए, आप नोटा क्यों दबाना चाहते हैं? किसी कैंडिडेट ने यहाँ काम नहीं किया, क्या बात है? हम अपनी बात ये बताना चाहते हैं, अगर बरेली के स्तर पे बात किया जाए तो बरेली के अंदर मुझे कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं लगता है जो मौजूदा समय में चुनाव लड़ रहे हैं जिनको वोट दिया जाए, इसलिए हम नोटा का प्रयोग करेंगे। और इसलिए क्योंकि बरेली में जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इसी बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, और आज तक उन्होंने इस विश्वविद्यालय को धोखे में रखा, बरेली की जनता को धोखे में रखा, बरेली की रबड़ फैक्ट्री बंद करा दी, बरेली का विकास बंद करा दिया, बरेली के युवाओं को रोजगार नहीं है, इसलिए नोटा का प्रयोग करना चाहते हैं और दमदारी से नोटा का प्रयोग करेंगे। जितेंद्र जी, आपने जो बात कही उसके समर्थन में यहां लोगों ने तालियां बजाई। आपका गुस्सा मुझे बहुत ही सात्विक लग रहा है। बस मेरी एक छोटे भाई के तौर पे सलाह है, इतने क्रोधित मत हुआ करिए। देखिए कितनी सुंदर मुस्कान है आपकी। शास्त्रों में ऐसी मुस्कान के लिए शब्द है भुवन मोहिनी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जिस पे दुनिया रीझ जाए, है ना। एक अपनी जो बात कहते हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल, इसकी गुस्सा भी एक ऊर्जा का प्रकटीकरण है ना, जायज है। पर थोड़ा सा आपका प्रश्न है कि आपने कहा वोट खोट नहीं, वोट नहीं तो खोट नहीं। मैंने ये कहा जी, एक चीज आपने जो कहा वोट नहीं तो खोट नहीं, वो इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर तमाम लोग जो वोटिंग करते हैं, जो अपना जनतंत्र पर विश्वास जताते हैं, वो इसलिए जताते हैं कि जो सरकार चुनी जाएगी वो हमारी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन देश की सरकारें जनता के जो व्यापक मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, उन मांगों को बिल्कुल झुठला देती है, उनको पूरा नहीं करती है। इसलिए वोट नहीं तो चोट नहीं। जब भारतीय संविधान में समान कार्य समान वेतन का नियम है, उसके बाद भी देश के अंदर तमाम बहुसंख्यक जो कर्मचारी है वो 2-2 हजार 3-3 हजार में अपना जीवन जीने को मजबूर है। अब मुझे समझ में आ गया, ये कर्मचारी नेता जितेंद्र जी की स्टाइल है, एग्रेशन है। मतलब बच्चन अमिताभ आता है और एकदम गुस्सा करता है। हाय, अच्छा, बुजुर्गवार वहां पे एक हैं, वो नोटा के विकल्प की बात कर रहे थे। सर, आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट वाली जर्सी पहन रखी है? जी बताइए, आप वोट क्यों, नोटा क्यों दबाएंगे? मैं सर एक राष्ट्रपति जी को, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ सर, मत कहिए, सौरभ नाम है मेरा। मैं जो एक राष्ट्रपति जी को मैंने 2012 में एक कंप्लेंट डाली थी, और उसका जो है कानून मंत्रालय, मैं राष्ट्रपति भवन में भी गया हूँ, उसके बाद जो है वो कानून मंत्रालय के दफ्तर में 2013 से पड़ी हुई है। आज तक उसका जवाब किसी भी नेता ने नहीं दिलवा पाया। कोई सर रिसीट भी नहीं आई? कोई मेरे पास सब कुछ साइड पे मौजूद है। ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने शिकायत भेजी तो क्या वहां से कोई एक्नॉलेजमेंट आया? नहीं, उन्होंने बकायदा मेरे को ऑफिशियली लॉ मिनिस्ट्री में बुलाया था। लॉ मिनिस्ट्री ने, उन्होंने ईएनसी को चिट्ठी लिखी, इंजीनियर इन चीफ जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एमईएस की होती है, उसके पास उन्होंने चिट्ठी लिखी। ईएनसी के अधिकारी जो है सांप सूंघ गया, उनका जवाब ही नहीं देते हैं। जवाब नहीं देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कोई भी नेता हिम्मत नहीं करता कि, कोई भी मीडिया का आदमी हिम्मत नहीं करता कि इस मुद्दे को उठा सके। सर, हम तो मीडिया के आदमी हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आज इत्तेफाक से मैं आया हूँ ये अपना आक्रोश निकालने के लिए, और मैं सामने रख दूंगा आपके सामने, आप मीडिया में उठा के देखिए, अगर दे दो तो मैं बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मैं मानूंगा। सर, मेहरबानी नहीं, हमारा ये काम है जनता के मुद्दे उठाना। मेरे को 5 साल से, सन 2012 से ये मुद्दा वहां पे पड़ा हुआ है, और 2012 से मुझे आज तक शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। चलिए, मुझे खुशी है कि लल्लन टॉप आप तक पहुंचा, और सर हम मिलेंगे इसके बाद। ये सिर्फ बाइट भर का नाता नहीं है ना, ये सवाल विश्वसनीयता का भी है। DLallanTop.com का तीसरा सेशन, जनता का घोषणा पत्र, जनता के आप नुमाइंदे जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूं, जनता के कुछ नुमाइंदे, मैं आऊंगा आप तक, थोड़ा सा धीरज रखिए। नहीं, ऐसे देखिए, चीखने से क्या, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए ना,
तो आपके चिल्लाने से मैं नहीं आऊंगा। कार्यक्रम की एक गरिमा है, एक मर्यादा है। बरेली शहर का हमने बड़ा नाम सुना और कल से बरेली शहर ने बहुत प्यार लुटाया है ना। आप लोगों का गुस्सा भी मैंने सुना। हम आप ही की सुनने आए ना, अपनी तो सुनाने नहीं आए। वहां तक भी आएंगे कोशिश भर। हमारा अगला सेशन जनता का घोषणा पत्र, जहां पर जनता के नुमाइंदे बताएंगे बरेली शहर को क्या चाहिए। उसके पहले एक पर्ची देकर मुझे बताया गया, चूंकि अब मेरी भी उम्र हो रही है, 33 पार हो गया हूं, तो सारे नाम याद नहीं रहते हैं। हमारे साथ आदित्य मूर्ति जी हैं। आदित्य जी बहुत शुक्रिया। आपने हाथ में पट्टी बांध रखी थी, उतार दी? माइक में बताइए। ये आपका माइक ऑन नहीं है, आप कोई दूसरा माइक दीजिए भाई इनको, आप दे दीजिए साहब। ऑन है? हाँ अब ऑन है। बताइए क्या हो गया आपके हाथ में? कुछ नहीं, एक स्प्रेन आ गया था। अच्छा जी। तो आदित्य जी कॉलेज चलाते हैं? हाँ जी, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं आदित्य मूर्ति जी। तालियां बजाइए। आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? बाबा रामदेव आधा घंटा खर्च कर देते हैं सिर्फ इतना बताने में कि तालियां बजाने का फायदा क्या है। हमारे साथ नवनीत अग्रवाल जी हैं, व्यापारी हैं, अच्छी बात है। रघुराज सिंह जी हैं। रघुराज जी नमस्ते। रघुराज जी आप भी कंपनी चलाते हैं? हाँ जी। क्या बात है। डॉक्टर के.एम. अरोड़ा हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दवाइयों वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी वाले? मैं दवाइयों वाला डॉक्टर हूँ। दवाइयों वाले डॉक्टर हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ पवन अरोड़ा जी भी हैं। पवन अरोड़ा जी भी कारोबारी हैं। जी मैं और हमारे साथ प्रोफेसर यशपाल सिंह हैं। आप सर यहीं बरेली में पढ़ाते हैं? यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, इसलिए नाम में प्रोफेसर से थोड़ा आपत्ति है। अच्छा सॉरी। तो प्रोफेसर यशपाल सिंह, जनता के ये नुमाइंदे और आप जनता। पहला सवाल आप सभी लोगों से, ये एकदम पहला सवाल सुनते ही केबीसी याद आता है ना, पर कोई पैसा तो है ही नहीं देने के लिए। बरेली को क्या चाहिए? एक एक करके बताइए। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जो बात एक व्यक्ति बताए वो दूसरी ना बताए। बरेली को क्या चाहिए आपके हिसाब से? बरेली को एक अच्छी लाइट, अच्छी सड़क। नहीं, ये देखिए ये गड़बड़ है। ऐसे तो नेताजी लोग बोलते हैं, ऐसे तो मैं 30 सेकंड में बता दूंगा। बिजली, पानी, सड़क, युवाओं को रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर। स्पेसिफिक बताइए क्या चाहिए बरेली को। कोई सड़क बहुत खराब है, कोई हाईवे, कोई स्टेट हाईवे, बताइए साहब। एयरपोर्ट चाहिए बरेली को। देखिए जनता बताना शुरू कर दी, जनता के प्रतिनिधि नहीं बता रहे हैं। आदित्य मूर्ति जी आप बताइए बरेली को क्या चाहिए? आप शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है? हाँ जी बिल्कुल है। कोई एम्स वगैरह यहाँ पे आया अभी तक कोई ऐलान? में जो पहला मेडिकल कॉलेज वो हम ही लोगों ने स्थापित किया जी। जो आपका सवाल है, आई थिंक एक पूरे राष्ट्र के लिए सवाल है, एक देश को क्या चाहिए जी। मेरे ख्याल से हर इस देश को एक राष्ट्र भावना चाहिए, वही एक बरेली को राष्ट्र भावना चाहिए। एक डोर चाहिए जिसमें सारे समुदाय के लोग, सारे जाति के लोग एक साथ बन सकें और कह सकें हम भारतीय हैं। यही हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से। बिजली, सड़क, पानी सब मांगते हैं। और मुझे आपकी बात मानी खेज इसलिए भी लग रही है क्योंकि बरेली में बहुत अफसोस की बात है, आप लोग तो कितने भले लोग लग रहे हैं, कितने यहाँ पे ह्यूमर से भरे हुए और सिस्टम के प्रति गुस्से के बावजूद एक अकीदे से भरे हुए बुजुर्ग हैं। कैसे दंगे हो जाते हैं साहब आप लोगों के शहर में? आप लोगों को आगे बढ़ के रोकना चाहिए। मतलब मैं तो फरियाद कर सकता हूँ, बाहर से आया हूँ, और आपकी इसीलिए मुझे मांग बरेली की सबसे बड़ी मांग लग रही है। मेरे ख्याल से कि मानसिकता है जी। और जो बेरोजगार हैं उनको कुछ रुपए देकर, कुछ लुभाकर उनको इस चीज़ में डाल दिया जाता है। भारी लोक शक्तियाँ हैं जो आके एक जगह का माहौल जहाँ पे चैन और अमन है वहाँ पे उसको बिगाड़ देती हैं कुछ अपने स्वार्थ के लिए। आप लोग वसीम बरेलवी के शहर के हैं, इतने प्यारे शेर सुनाता है वो आदमी, यहीं बरेली कॉलेज में ही पढ़ाते हैं ना? हाँ थे, रिटायर हो गए हैं। अच्छा, शायर कहाँ रिटायर होते हैं साहब? वो तो शायर तो शराब की तरह होते हैं, जितने पुराने उतने। जी डॉक्टर साहब आप बताइए बरेली के विकास के लिए वो कौन सी परियोजनाएं हैं? जैसे अभी जितेंद्र जी हैं कर्मचारी नेता, बहुत नाराज हुए, बोले कि बरेली कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया। आपके हिसाब से बरेली की जनता का घोषणा पत्र क्या होना चाहिए? बरेली को एक तो जाम से मुक्ति चाहिए, जाम बहुत लगता है बरेली में, और एक ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो सब कुछ जोड़ कर चल सके।
हमारे वही, यहाँ सामाजिक सौहार्द की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जाम की दिक्कत आगरा वालों ने भी बोली। अच्छा, ये आपके सहयोगी डॉक्टर साहब, आपके शहर के वकील साहब पूछ रहे हैं कि ये जाम वाला जाम है कि सड़क वाला जाम है? ये सड़क वाला जाम है, जाम वाला जाम तो इनके पास हमेशा अच्छा, रहता ही डॉक्टर है। लोग वैसे भी जाम के खिलाफ ही हैं, लिवर खराब हो जाता है। जी सर, आप बता दीजिए। सर, मैं नवनीत अग्रवाल जी। प्रोफेशन में आईआईटी रुड़की से इंजीनियर हूँ। आप आईआईटी रुड़की से इंजीनियर हैं? अच्छा, आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोगों को डांट पड़ती है। मुझे जब भी आईआईटी वाले मिलते हैं मैं जरूर बता देता हूँ, साहब सीटें 2000 4000, लड़के 2-4 लाख। अब बताओ, सिलेक्शन 4000 का ही होगा ना? और सबके पिताजी उनके ऊपर दे दरेरा, फलाने के लड़के को देखो, ये देखिए। तो आप उन लड़कों में से हैं जिन्होंने रात दिन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी, आईआईटी फोड़ दिया, आईआईटी जेई जिसको हम लोग आईआईटी जी बोलते थे। मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए आईएम कलकत्ता से भी किया। लो, मतलब अभी घाव कम था, ऊपर से आईआईएम भी जोड़ दिया। सर, फोक्सवैगन कार की डीलरशिप है बरेली में। अच्छा जी, बताइए बरेली की जनता को, कारोबारी जनता को क्या चाहिए? बेसिकली अगर सर हम परसेप्शन थोड़ा माइक पास रखिए जी। अगर हम देखें तो हमारा जो प्रदेश है वो एक बहुत बड़ा प्रदेश है जी, जिसमें करीब 22 करोड़ की जनसंख्या है जी। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो 22 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश हो। छोटा मोटा देश है पूरा। जनरली आप देखिए तो हमारे यहाँ जैसे 30 राज्य हैं और 125 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो एवरेज में एक जो है 4 से 4.5 करोड़ पे एक राज्य बनता है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है कि जिसको शायद संभालना प्रशासनिक दृष्टि से या आप अगर कहें जुडिशरी पावर से, वो बड़ा एक डिफिकल्ट पार्ट है। कोई अगर मान लीजिए कानूनी पार्ट बनता है तो हम जो है जाके हाई कोर्ट इलाहाबाद की शरण लेते हैं। अब आप ये समझिए कि बरेली का आदमी यहाँ से 550 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाके अपने केस को प्रेजेंट करता है जी। तो ये एक बरेली के विकास या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें किसी अपने पार्ट को सैंक्शन कराना है या हमें किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है तो लखनऊ भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो सब लखनऊ में सीमित हैं। तो फाइनली अगर देखें तो बरेली का एक इटसेल्फ में अगर हम विकास की ओवरऑल बात करेंगे तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो अलग राज्य, छोटा राज्य, एक छोटा क्या राज्य, नाम होगा राज्य का? रोहिलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो एक बरेली राज्य पश्चिमी हो उत्तर सकता प्रदेश है। का हिस्सा होगा। आप में से कितने लोगों को लगता है, चूंकि जनता ही तय करती है तो जनता से ही पूछ लिया जाए, बढ़िया सुझाव है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए? बताइए। एक सेकंड, जिनको हाँ लगता है वो बुलंद आवाज में हाँ बोले, जिनको नहीं बोलना है वो बुलंद आवाज में नहीं बोले। हाँ की आवाज ज्यादा तेज है। तो ये बात आगरा वालों ने भी कही है कि साहब कोई मुकदमा होता है तो बार बार लखनऊ बेंच में लग जाए इत्तेफाक से तो अच्छी बात है, नहीं इलाहाबाद भागो। पत्रकार साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी सर, बताइए। सौरभ जी, हाँ, ये कहना चाहता हूँ क्योंकि सन 2000 में उत्तराखंड बना, 2 दिसंबर 2000, और उस समय तक हमारे यहाँ बरेली में जितनी इंडस्ट्री थी वो उत्तरांचल बनने के बाद वहाँ शिफ्ट होती। अरे लाइव यहाँ चल रहा है, आप घर पे बता रहे हैं, आपकी फोटो नहीं दिख रही, आपके बाल दिख रहे हैं, गम का हुआ तेल दिख रहा है जी। तो यहाँ की इंडस्ट्री सारी उत्तरांचल की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर छोटा राज्य होगा, जैसे उत्तरांचल ने पिछले 17 साल में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरक्की की। हमारे पड़ोस में सिटकुल है, यहाँ रुद्रपुर में, अगर आप सिटकुल को देखें और परसाखेड़ा को देखें तो होंडा वगैरह की कई वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जी, होंडा और कई वहाँ फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी है। सिटकुल में काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं। तो मुझे लगता है कि वैसा अगर छोटा राज्य होगा तो छोटे राज्य के कंसर्न भी ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, देखिए आपने कितना मार्के का मुद्दा उठाया। सर, आप भी कारोबारी हैं, बताइए बरेली को क्या चाहिए? क्या है बरेली की जनता का घोषणा पत्र? बरेली में सबसे ज्यादा जो कमी हम महसूस करते हैं वो इंडस्ट्रीज की महसूस करते हैं। इंडस्ट्रीज की जी, अगर इंडस्ट्री बरेली में हो तो रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बहुत होंगे। और जहां तक पहले जो स्थिति थी, जब जैसे भाई साहब किसी बताया, सरकार में किसी नेता ने यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाई? बरेली को कभी किसी ने कोई बड़ी फैक्ट्री लाके दी?
एक सेकंड जी सर, आप बता रहे हैं, जी। जौहरी साहब बता रहे हैं। हमने एक इंडस्ट्री लगाई अपने बेटे के लिए ग्लूकोज बनाने की, परसाखेड़ा में लगाई, लेकिन बिजली के न होने के कारण हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ा और इसलिए वो बंद करनी पड़ी। तो बिजली की कमी बहुत ज्यादा है, वो ठीक होनी चाहिए। बिजली का मुद्दा बार बार आया, आप लोग मंच पे बैठे हुए हैं, बरेली पे कितने घंटे बिजली आती है? जी अच्छा एक बार अच्छा आराम से नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी। जो लाइट की बात कर रहे हैं, जी। ये निश्चित रूप से जितनी भी लाइट पूरे देश में मिल रही है, मैं चूंकि किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जब बात आ रही है तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी देन है, विशेष रूप से पीयूष गुप्ता जब से आए हैं नहीं, पूरे आप देखिए, देश में। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति की बात नहीं कर रहे और एक सरकार का जिक्र कर रहे हैं। बात यहाँ जिक्र आया खैर, था, ठीक। प्रोफेसर आएंगे आप लोग। मेरा ये वादा है और ये वादा किसी नेता का वादा नहीं है। आप नौजवान साथी हैं, क्यों मेरी हिम्मत कमजोर कर रहे हैं? मेरा ये वादा है, शो खत्म करने से पहले मैं आपकी बात कैमरे माइक समेत सुनूंगा। मुझे इन लोगों की बात सुननी, ऐसे बीच में नहीं जी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हाँ, आप प्रोफेसर हैं, शिक्षक तो सब चीजें देखता है जी। पर ओवरऑल 2-4 चीजें मुझे लगता है कि बहुत जी, जरूरी हैं। आप गुरुजी की बातें सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब की। जी सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरी है यहाँ मेडिकल पर। कॉलेज, हालांकि मेडिकल हब के रूप में बरेली फेमस है, पर मुझे लगता है इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उनको मिलनी चाहिए, और उसको हम सरकारी स्तर पर ही पूरा कर सकते हैं। वो मुझे डॉक्टर साहब, यहाँ आसपास कौन सा बड़ा अस्पताल है? अगर बरेली से बाहर लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? यहाँ SRMS हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा सेंटर बन गया है, मेडिकल कॉलेज भी है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली जैसी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ SRMS में अवेलेबल हैं। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज भी है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया जी। आराम से, अब मैं आ रहा हूँ तो आप लड़ रहे हैं। आ जाऊं? मारोगे तो नहीं? ठीक बात है, ठीक है। देखिए, ये हासिल फिल्म का डायलॉग है। हमारे दोस्त हैं तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने कमाल की फिल्म बनाई और आ रहे हैं साहब, आप ही के पास आ रहे हैं, थोड़ा भूमिका तो बना लें। तो उसमें आशुतोष राणा ने स्टूडेंट लीडर का रोल किया और वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमसे मत टकराना भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। ये नौजवानों की वो पीढ़ी है जो उत्साह से लबरेज है। मैंने अपना वादा निभाया, आप तक आया हूं। आप लोग आराम से अपनी बात कहिएगा, ठीक है? ठीक बात है। बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान अंसारी। इमरान जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूं बरेली कॉलेज में, इतिहास। आप बरेली कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत देर से वहाँ स्टेज पे बैठे लोगों को टोक रहे थे, आप क्या बात कहना चाह रहे थे? सबसे पहले शुक्रगुजार हैं हम आपके मार्फत हमें मौका मिला। कहना कुछ नहीं चाहते, हमारी परेशानी, तड़प, सच्चाई बयान करना चाहते हैं। कहना कुछ। बताइए सर, वही सुनने आया। आरोप नहीं है जी, बताइए। बरेली में रबर फैक्ट्री बंद हुई, कत्था फैक्ट्री बंद हुई, बिमको फैक्ट्री बंद हुई। जस्ट मिनट। छोटे मोटे कारोबार थे हम लोगों के। मैं जिस समाज से हूँ, जरी का छोटा मोटा कारोबार था, छोटा सा परिवार है हमारा। मैं PhD का रिसर्च स्कॉलर हूँ, 2 भाई हैं, एक बहन पढ़ती है। आज की डेट में हालात वो है, घर घर मोदी, हर मोदी, किसी से कोई विरोध नहीं है हमारा। हालात नोटबंदी में वो कारोबार ढप पड़ा है, भूखमरी कगार पे है। हम लोग क्या करें? भीख मांगे, चोरी करें, मोहताजी करें, क्या करें बताइए? एक मिनट, हम लोग क्या करें भैया? भीख मांगे, चोरी करें, क्या करें? सर, दुर्भाग्य है हम बरेली वासियों का, हम जितनी भी इंडस्ट्री थी सारे बीजेपी के नेताओं ने बंद कर दी। सारे बीजेपी के नेताओं ने बंद किए। ऐसे नहीं। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या ये मेरी गलती है कि मैंने अपने वादे पे एतबार किया? नहीं है ना? कोई हाथ पकड़ के खींचेगा, मैं वहां चला जाऊंगा, और खींचेगा, कैमरा बंद हो जाएगा। जी ठीक, आपने बात कही, एक सेकंड, चिल्लाने से आपने बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी और कैमरे के जरिए पूरे देश ने सुन ली ये बात। एक ही बात को दोबारा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं रबर फैक्ट्री का एम्प्लॉई। क्या नाम है सर आपका? नाम हजारीलाल। मैं वहाँ पे एज ए शिफ्ट टाइम कीपर था, एज ए पोस्ट ग्रेजुएट।
1979 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और मेरी फैक्ट्री को 15 जुलाई 1999 में चलता प्लांट बंद कर दिया। कितने हजार कर्मचारी थे? 5000 आदमी था उसमें 5000 आदमी था। तो आप लोगों ने सांसद जी को कहा नहीं? आप सुनिए, सांसद जी की कहानी बता रहा हूँ मैं बताऊंगा। आप सर चिल्लाएंगे? मैं यहाँ संतोष गंगवार की तरफ से जवाब देने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। आपकी बात तो देश सुन रहा है ना सर, आपके गुस्सा जायज है आपका। जी सुनिए, मैं जब फैक्ट्री बंद हुई सर, तो इसके बाद में हमको मैनेजमेंट ने एक सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर आपके लेबर कमिश्नर कानपुर, डीएलसी, डीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब में वो सवेतन अवकाश का नोटिस किया कि हम सब कर्मचारियों को सवेतन अवकाश भेज रहे हैं और जैसे ही फैक्ट्री खुलेगी तुरंत हम आपको बुला लेंगे। सवेतन अवकाश का मतलब हुआ हमारा वेतन मिलेगा। लेकिन 15 जुलाई 1999 से फैक्ट्री बंद है और 600 आदमी एट ए टाइम मर चुका है, जिसका कोई आकस्मिक मृत्यु हुई, किसी ने सुसाइड कर लिया, बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। आज की डेट में हमारे यहाँ के सांसद ये 7 बार रह चुके हैं। इनके जमाने में जिसमें फैक्ट्री बंद हुई उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और कॉलोनी में बैठ के इनके लिए एक 1.5-2 लाख की हमारे सेठ जी ने साल उड़ाई थी। वो हमको कफन उड़ाया 5000 आदमी के लिए। नहीं, आपकी बात आ गई। नहीं, आपकी बात आ गई। नहीं सर, आप समय देखिए, अगला प्रोग्राम भी है ना। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। और आप सोचिए कि कोई मतदाता, बरेली का कोई बेटा कितनी बेबसी में ये बात कहता होगा कि मेरे मंत्री को सेठ ने 1.5 लाख की शॉल उड़ाई। वो शॉल नहीं, कफन है जो हम 5000 कारीगरों पे उड़ाया गया। आपकी बात आ गई है लोगों तक। आखिरी सेशन है, उसके बाद ये आपके शहर की बेटियां IIFT की आई हुई हैं। ये क्या आप लोग फैशन रैंप शो करेंगी यहाँ पे? अच्छी बात है। तो जनता तो साहब बहुत नाराज है नेताओं से। और फैक्ट्री, जी जौहरी साहब अभी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। आप यहाँ वैसे भी किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जी साहब, आप बताइए और क्या चाहिए बरेली को? फैक्ट्री चाहिए। देखिए कितने लोग नाराज हैं, नौजवान कितने गुस्से में भरे हुए थे, वो टी शर्ट में, चश्मे में, उनके शायद पिताजी की नौकरी चली गई। जी, और एक बुजुर्ग जो खुद वहाँ काम करते हैं, मुझे तो बहुत खराब होता है सर नौकरी जाना ऐसे। देश की जनता को, वो जो है बरेली की जनता को यहाँ का अच्छा वातावरण चाहिए और जो जात पात से उभर कर इस बार कम से कम विकास के लिए नेता बात कर रहे हैं। ये एक बात बताइए सर, आपने कहा जात पात से उभर कर, यहाँ पर कितने लोग, अभी पता कर लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे हवा हवाई बातें नेता करते हैं। हम लोग तो नेता हैं नहीं, हमें तो वोट नहीं चाहिए। यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो जाति में यकीन नहीं करते हैं? अच्छा, सोच के हाथ उठाइएगा, कैमरे में आपकी शक्लें रिकॉर्ड हो रही हैं और अभी आपके फेसबुक की वॉल चेक होगी और आपके व्हाट्सएप के मैसेज चेक होंगे। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, ये समाज, वो समाज। आप अगर, हो सकता है, मैंने मान लिया आप लोगों की बात कि आप लोग जाति की श्रेष्ठता में यकीन नहीं करते हैं। सर, हम लोग एक वेबसाइट चलाते हैं न्यूज़ की, कभी किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई खबर हम चलाते हैं ना, तो तुरंत जिसने वो खबर लिखी है उसकी जाति खोज कर ऐसी ऐसी बातें इसी देश के नागरिक लिखते हैं। कोई एलियंस तो आकर नहीं लिखते ना। तो जाति का तो सर बड़ा गड़बड़ है। मतलब जाति क्यों नहीं जाती अभी तक समझ में नहीं आया है, पर अच्छी बात है कम से कम मंच से ये कहा जा रहा है। क्या आप बताएंगे जाति क्यों नहीं जाती? क्योंकि जाति हर जगह लिखवाई जाती है इसलिए नहीं जाती। जाति हर जगह लिखवाई जाती है इसलिए नहीं जाती, ये भी एक अच्छी बात है। द्विवेदी जी, तो क्यों ना बरेली एक शुरुआत करे कि अपनी, कम से कम अपने बच्चों को, ये मैं अक्सर कई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो कहता हूं, हेलो, यहाँ पे चुनाव में जाति बता दी जाती है। माइक नहीं, ऐसे बता। एक बहुत बड़े समाज से भी पिछली बार इलेक्शन में खड़े हुए, मैं उन्हें बीपी सिंह के नाम से आता था, बहुत अच्छे वक्ता थे, समाज से भी थे, पर जब चुनाव आया तो मालूम पड़ा वो पटेल भी हैं। अच्छा, तो ये चुनाव के दौरान सिंह के आगे का हिस्सा बताया गया। जी सर, डॉक्टर साहब आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे जनता के घोषणा पत्र में? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शोर मच रहा है, एक कल्चर डेवलप होना चाहिए हमारी युवा पीढ़ी में। युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए कोई
ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि हम युवाओं को सही रास्ते पे ला सके, नशे से दूर कर सके, इनके जो उत्तेजना है उसको एक लेवल पे लाकर ही इसका इनके प्रयोग गुस्से होना को एक चाहिए। सही रास्ता दे हाँ, सके। सही रास्ते पर ला अच्छा, सके। नशे का जिक्र हुआ यहाँ पे, क्या बरेली में, सर आप वहां से चिल्लाएंगे? नहीं नहीं, आप, ये गलत बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, आपने कहा मैं आप तक आया। क्या बरेली में नशा बड़ा मुद्दा है? नशा भी बड़ा मुद्दा। अच्छा, हमें लगता था कि पंजाब तक महदूद है। जी सर, आप बताइए माइक में। सर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वोटों की राजनीति करता है। उनका पर्पस क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो वोटर हैं उनको इन्फ्लुएंस में लाके उनका वोट ले लिया जाए। जी। तो वो जितने सारे बेस हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है वो एक इलेक्शन तक ही कायम रहता है। जैसा कि आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था और जो आपका रंगमंच का जो ये कार्यक्रम था और पहला जो उसमें था कि नेताजी वोट मिलने के बाद और कुर्सी मिलने के बाद जो हाँ, दिखाई वो नहीं राजा देते साहब हैं, जो गाना गा रहे थे। तो ये रियलिटी है कि जो लोग हमारे नुमाइंदे हैं वो जब उनको अपनी तरफ से इलेक्शन जीत के वो विधायक सांसद बन जाते हैं तो वो अपने विकास के बारे में सोचते हैं और पब्लिक के विकास के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। और सोचा ये जाता है कि अगला चुनाव अब कैसे जीतना है और गद्दी पे कैसे कायम हाँ, रहना है। मतलब वोटर का अस्तित्व ये- चुनाव से ये- चुनाव तक क्यों है, बीच के 5 साल क्यों नहीं है? ठीक बात है। जी सर, आप। बरेली में, चूंकि बरेली हमारी हस्तशिल्प की बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। यहाँ पे हस्तशिल्प, जरी जरदोजी, जो बेत का काम, ऐसे बहुत से काम हैं जिनको प्लेटफार्म की जरूरत है। एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा। और जैसे अभी बात चली थी एयरपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट के लिए जी बड़ा- हैंडीक्राफ्ट, बड़ा और प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है। जब एयरपोर्ट होगा तो अच्छे व्यापारियों का यहाँ पे आवागमन ईजी होगा, क्योंकि कहीं विदेश से आना हो तो दिल्ली तक पहुंचने में 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में या 4 घंटे में पहुंच जाते आगरा हैं। में एयरपोर्ट से काम चल जाएगा? नहीं, आगरा तो फिर बात तो वही होगी, यहाँ से फिर दिल्ली नहीं, दिल्ली अच्छा, बेहतर जितना है, दिल्ली दूर। दिल्ली बेहतर है। ठीक बात। तो दूसरा ये है कि जब तो लोकल यहाँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं है? कोई एयरपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो पहले डोमेस्टिक मांगिए ना, आप जी, लोग जी। सीधे इंटरनेशनल मांग नहीं रहे नहीं, हैं। डोमेस्टिक ही कह रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक ही नहीं कह रहा हूँ। डोमेस्टिक दिल्ली से आने के लिए व्यापारी जी, है। जी, जी। मैं विदेश की बात नहीं कर रहा अच्छा। हूँ। मैं विदेश तो ये कह रहा हूँ, विदेश से आना आसान है, दिल्ली से बरेली पहुंचना दिल्ली से बरेली ठीक है, पहुंचना typical मुश्किल है। एक चीज। दूसरा जो बहुत बड़ी समस्या, जैसे एक जाम की समस्या बताई बरेली के लिए, वो जो ट्रैफिक का जाम है ये सबको मालूम है। मैं समझता हूँ कि बरेली में जो एक बस अड्डा है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है, आप उस पर कभी गौर करें तो उसमें सवारी ना तो कभी बैठ के जाती है और ना ही आती है। कहाँ से मिलती है? बाहर साइड से। और हम लोग क्या झेलते हैं इसको? कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी 1000 बसें डेली शहर के अंदर घुसती हैं, पूरे शहर को जाम ये करती तो हैं। आपकी मांग बहुत दुरुस्त लग रही है, बस अड्डा बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल कोई यूज नहीं है उसका, बिल्कुल भी यूज नहीं है, 1% भी यूज नहीं है। और 6 एकड़ जगह में शहर के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है, जिसमें अगर पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो जैसा बरेली शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, आदमी कार खड़ी करता देखिए है जनता के तो बीच से कितना अच्छा सुझाव आया। पुलिस बढ़िया, वाला आता बढ़िया। है तो उसकी कार में छेद कर देता है। अरे उसमें वो कितनी समस्या है उस व्यक्ति के लिए, कहाँ ले जाए गाड़ी? कहाँ ले जाए गाड़ी। और इतना बहुत बड़ी दिक्कत है और इसको तो बहुत टाइम से चला और जाना ये तो चाहिए था। आपके पास एक सॉल्यूशन भी अच्छा। बहुत जी प्रोफेसर साहब, जनता का घोषणा पत्र में क्या जोड़ेंगे? आखिरी बात आप। परिवहन में ही जी यहाँ माइक से- थोड़ा पास रखिए सर। जी। यहाँ से बरेली से साउथ के लिए ट्रेनों की मांग बहुत पुरानी है, पर उस अच्छा। पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझे लगता है अब आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए काफ़ी सुविधाएं भी बन गई हैं। ट्रेन की जो लाइन है उसका अमान परिवर्तन हो चुका है, अब ट्रेनें चलाई जा सकती हैं यहाँ से साउथ के लिए डायरेक्ट। इसके अलावा एक कृषि विश्वविद्यालय की मांग भी मुझे लगता है इस शहर की बहुत पुरानी है, एग्रीकल्चर इस जिले की बहुत यूनिवर्सिटी। पुरानी है, यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा। साथ ही साथ जो अभी पवन जी कह रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट के मामले में, तो हैंडीक्राफ्ट के मामले में मुझे लगता है हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी जो हमारा वर्तमान विश्वविद्यालय है, इसमें हमें थोड़े से कुछ वोकेशनल ट्रेड्स के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। कुछ स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ वोकेशनल ट्रेड्स चलाए जाने की जरूरत है, खासतौर से जरी जरदोजी जो हमारे यहाँ का काम जी है। जैसा उन्होंने जिक्र किया, एक बुजुर्गवार बैठे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? शिरीष गुप्ता। शिरीष जी, क्या करते हैं आप? व्यापारी। साहब यहाँ पर बहुत अरसे से सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज और सरकारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज का अभाव है। इसकी वजह से तमाम माता पिता अपनी बेटियों को
स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत हैं, लेकिन वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है कि एक कॉमन मैन, कॉमन माता पिता उसका बोझा उठाने में असक्षम है। इसलिए बेटियाँ जो 2 घरों को का सामर्थ्य करती हैं, वो पढ़ने में पीछे रह जाती हैं। इसलिए सरकारी शिरीष जी का बहुत अच्छा सुझाव है। बरेली के जनता के घोषणा पत्र में एक मांग मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं। जी सुन लीजिए साहब, हमारी भी सुन लीजिए। तो बरेली की जनता के घोषणा पत्र में आप लोगों ने कई बातें जुड़वाई। बरेली में मूक बधिरों का एक स्कूल है। आप में से कोई गया है वहां पे? कुछ लोग गए हैं। इतना मेरे लिए एक पत्रकार के तौर पर वो विनम्र करने वाला, सीखने वाला अनुभव था। हम लोग आवाज की खाते हैं, एक दिन गला बैठ जाए तो चिंता रहती है माइक के सामने, कैमरे के सामने कैसे बोलेंगे। उन बच्चों को पता नहीं ध्वनि क्या होती है। कुछ 100 में 1-2 बच्चे हैं जिनकी आवाज से कीक निकल जाती है और वो उस पर ऐसे चकित हो जाते हैं गोया उन्होंने कैसा अभिनव स्वर छेड़ दिया हो। लेकिन वो स्कूल 8वीं तक है, वहां बेटियां पढ़ती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बच्ची। हम लोग गए, शिक्षक ने कहा तो वो डांस करने लगी, खेल रही थी, खो खो खेल रही थी। और 8वीं के बाद चूंकि बरेली में और आसपास के इलाकों में मूक बधिरों के लिए कोई स्कूल नहीं है, उन बेटियों को अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। तो क्यों ना बरेली की जनता बरेली के विधायकों से, बरेली के सांसदों से, बरेली के मंत्रियों से सड़कें मांगे, फैक्ट्रियां मांगे, यूनिवर्सिटी मांगे, कारोबार के लिए बिजली मांगे, लॉ एंड ऑर्डर मांगे और उन मूक बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल भी मांगे। आप लोग दी लल्लन टॉप शो में आए, बेटियों की बात हुई। आईआईएफटी की कुछ बेटियां हैं, मुझे नहीं पता यहाँ रैंप शो तो नहीं हो पाएगा। आप लोग एक बार स्टेज पे आ जाइए, यहाँ पे सब लोग आइए। आईआईएफटी के जितने भी फैशन के स्टूडेंट आए हैं शो के लिए, आपके शहर की बेटियां हैं, इनका हौसला बढ़ाइए। दिन ढल चुका है, घरों में नसीहत दी जाती है कि टाइम से घर लौटाओ, और ये नसीहत हम लड़कों की वजह से दी जाती है, मैं और आप। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार लाल किले से कहते हैं कि जब बेटा घर से निकले तो माँ ये पूछे कि कहाँ जा रहे हो और कब आओगे। आप लोग एक तरफ से खड़े हो जाइए, है ना, बहुत हिम्मत की बात है। और पीछे की भी जो बेटियां हैं बरेली की, आगे आ जाइए। आप लोग तो कमाल की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के शहर से, आइए। ये राजनीति का बहुत अद्भुत नजारा है। तीखी बहस हो रही है, जुमले सुनाए जा रहे हैं, अटल बिहारी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। और अब एक नजारा ये भी है जहां पे फैशन की स्टूडेंट फैशन के जरिए अलग अलग लोकतंत्र के रंग दिखा रही हैं, अलग अलग पार्टियों के। मुलायम सिंह यादव भी हैं, नेताजी इतने खुश होंगे, उनके अपने लड़के उनको पार्टी के अध्यक्षी से हटा रहे हैं, लेकिन बेटियां याद रख रही हैं। चलिए आप लोगों से कुछ जल्दी जल्दी सवाल पूछते हैं। क्या नाम है आपका? तन्वी सिंह। आप मुलायम सिंह की फैन हैं कि अखिलेश यादव की? जी अखिलेश यादव। अखिलेश के। मुलायम सिंह के क्यों नहीं? अखिलेश तो उन्हीं के बेटे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्चुअली मुझे उनकी पॉलिसीज कुछ ज्यादा क्या पसंद है, बताइए एक पॉलिसी बताइए अखिलेश की। लाइक कि वो यूथ के लिए काफी कुछ पॉलिसी बताइए। पॉलिसी कौन? ऐसे गोलमोल बात तो नेता करते हैं, विकास किया, जिसने किया होता है वो बताता है कि साहब गांव इससे गांव उस तक डबल सड़क बनाई। क्या एक पॉलिसी बताइए। उन्होंने काफी कुछ वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए। मुलायम सिंह यादव और अजरुद्दीन इनके फैन नहीं बचे हैं, और आप मुलायम सिंह की फैन है। ये मुलायम सिंह की फैन है या फैशन में बाकी लोगों के हिस्से सब कुछ बट गया था तो आपको मुलायम सिंह वाला पोस्टर? हाँ सबको बट गया था इसलिए। ये देखिए, अच्छा ये अच्छी चीज है, नेता झूठ बोलते हैं लेकिन बरेली की बेटियां सच बोलती हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ थोड़ा बहुत। क्या जानती हैं बताइए। मतलब वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए यार। मुलायम सिंह यादव ने क्या किया देश के लिए बताइए। कोई बात नहीं, कोई हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ऐसे ही पता चलेगा ना। जी बताइए। नहीं पता तो बता दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में नहीं पता है, ये गड़बड़ बात नहीं है। आपको फैशन के बारे में पता है ना, ये अच्छी बात है। राजनीति में भी दिलचस्पी लेना चाहिए बेटियों को। ये अखिलेश का बड़ा सुंदर सा कार्टून सा बना हुआ है, ये किसने बनाया? क्या नाम है आपका? जी पुष्पित शर्मा। पुष्पित, ये किसने बनाया है? जी मैंने ही बनाया है। मतलब आपको फैशन भी आता है और ड्राइंग भी आती है? जी, और डिजाइनर भी मैं ही हूँ। डिजाइनर भी आप हैं, वेरी गुड। अखिलेश यादव की इन्होंने तो तारीफ की, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी अखिलेश यादव ने क्या नाम है
लैपटॉप सबको दिए हैं वुमेन्स के लिए। लड़कियों को लैपटॉप दिए हैं, ठीक बात है। और आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? यस सर। बीजेपी में प्रदेश का कोई नेता आपको अच्छा लगता है? ये स्किल डेवलपमेंट। यस सर। क्या स्किल है इसमें बताइए जरा। सर जो मोदी जी ने सिलेंडर वगैरह गैस अवेलेबल कराई है वो सब इसमें शो हो रहा है, देखिए। अच्छा, एक वाकया मैं भी सुना देता हूं आप लोगों को, और ये नेताओं के लिए और उनके समर्थकों के लिए नसीहत भी है। यदि कोई नेता जनता के लिए अच्छा काम करता है तो जनता याद रखती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आपके शहर का। कल रात 10:30 बजे मैं बरेली के बस स्टैंड गया। बस स्टैंड पे सुरमे की दुकान है, वहां बात करने लगा। वहां कुछ औरतों ने बिछौना बिछा रखा था। हमने पूछा अम्मा कहाँ जा रही हो? तो बोली बेटा बस पकड़नी है। उनका अभी पकड़नी है? तो बोले नहीं सुबह पकड़ेंगे, क्योंकि अगर अभी जाएंगे तो देर रात बिरात पहुंचेंगे और सुरक्षित नहीं है। बात होने लगी, खूब देर बात हुई। बाद में उन्होंने सच्चाई कबूली, बोले बेटा हमें बस नहीं पकड़नी है, हम यहाँ पे अपने बच्चों को सुलाने और खाना खाने आए थे। वो औरतें काली मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। तो आप सोचेंगे कि ये औरतें जो भीख मांगती हैं, इनसे लोकतंत्र के बारे में क्यों सवाल पूछे जाएं? ये तो बुद्धिजीवियों का काम है। पर हमने ऐसी कोई खुशफहमी या गलतफहमी नहीं पाल रखी है। उन बूढ़ी औरतों से बात करने लगा, वो भी तो भारत माता है ना। तो उन्होंने बताया, उन्होंने 2 स्कीम का जिक्र किया, एक आपके अखिलेश यादव की, एक नरेंद्र मोदी की। उन्होंने बोला कि राशन कार्ड पे राशन मिलता है, यानी कि इस मोर्चे पे कम से कम उन औरतों के लिहाज से अखिलेश यादव सरकार ने ठीक काम किया। और उन्होंने सिलेंडर का भी जिक्र किया। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि ये औरतें इतनी गरीब हैं, लेकिन वो बोली कि सिलेंडर बटे हैं। अच्छी बात है, फैशन में भी विकास का मुद्दा आ रहा है। जी, आप तो नोटबंदी वाली हैं, श्वेता नाम है आपका, और ये नकली नोट है भारतीय मनोरंजन बैंक दंगल। आपको ये पता है ना कि दंगल को लेके आमिर खान को कितना बातें कहनी पड़ी, तब जाके फिल्म चल पाई? यस सर। जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल बेटी बचे, आपकी जैसी काबिल बेटियां निकलें, खूब बेटियां पढ़ें। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर क्या कहूं? बेटियां मुस्कुराती हैं, अच्छी बात है। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। ये आपका लिखा नारा है? किसका लिखा है? ये मेरी डिजाइनर का है। ये आपकी डिजाइनर है, आप हैं? आइए आइए जरा, आइए आइए। ये भी डिजाइनर है। जी जी। तो ये नारा कहाँ से लिया आपने? सर ये मोदी जी की पंक्तियां हैं। ये मोदी जी की पंक्तियां हैं। भाई बरेली की बेटियां तो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। किसान मजदूरों की आवाज ना दबे, ये सोनिया गांधी है। आप सोनिया गांधी को पसंद करती हैं या आपके हिस्से में ये आइकन आया इसलिए आपने लगा लिया? आ गया तो लगा लिया। आ गया तो लगा लिया। नहीं, ये भी ईमानदारी अच्छी है। ये राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, अमित शाह, मोदी, ये कौन साहब हैं? आप इन नेता को पहचानती हैं? ये भाई बड़ी गड़बड़ बात है, आपने तस्वीर लगा ली और नेता नहीं जानती। ये नरेंद्र मोदी हैं क्या? यस सर। जी। अच्छा, ये क्या है ये बताइए। अच्छा, ये आप किसी प्रत्याशी का जिक्र कर रही हैं, आप काले धन की बात कर रही हैं, आप प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की फैन हैं। पर एक बात बताइए, क्या आप प्रियंका गांधी को नेता मानती हैं? जी मानती हैं। पर प्रियंका गांधी ने तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। जी बस मानती हैं? थोड़ा सवाल पूछा करिए, तो है बिना सवाल पूछे कैसे काम। ये कौन है? मायावती जी हैं। ये मुलायम सिंह यादव हैं। ये भाई कैमरे पे दिखा दीजिए, ये तो मुझे मायावती लग रही है, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव हैं। अच्छा, और नीचे शिवपाल अखिलेश हैं और इनके हिस्से में साइकिल के अलग अलग टुकड़े आए हैं। अच्छा, ये गठबंधन है? यस सर। तो ये कैसा गठबंधन है जिसमें चक्का अलग है, हैंडल अलग है? ये तो टूट बंधन है। अच्छा, और आप लोग कांग्रेस की बीएसपी के सपोर्टर हैं। पैर पड़े जब हाथी का, हट जाए सब धूल, ना रहेगा गठबंधन ना खिलेगा फूल। हाथ के साथ बढ़ेगी साइकिल की रफ्तार, ये गठबंधन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बरेली का शुक्रिया, आप सब टीचर्स का शुक्रिया। इन टीचर्स को दिखाइए कैमरे के जरिए, इन्हीं की ये बरेली की बेटियां हैं जिन्होंने ये नायाब चुनावी फैशन शो किया। dilallantop.com की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे राज तिलक होगा जिसमें नेता आएंगे
और आपकी हर मांग का, आपके हर सवाल का जवाब देंगे और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे आज तक के एंकर निशांत चतुर्वेदी। और आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर दी लल्लन टॉप सर्च करेंगे, वहां पे ये पूरा वीडियो अपलोड है। यूट्यूब पे भी आप दी लल्लन टॉप का चैनल देखेंगे, वहां पे ये वीडियो आपको मिलेगा और हमारी वेबसाइट पे भी प्रसारण किया गया है। शुक्रिया बरेली, पहली बार आया हूं, आप लोगों ने हमें, हमारी टीम को इतना प्यार दिया और ये भरोसा भी दिया है। मैं ये उम्मीद के साथ जा रहा हूं बरेली से खूब खबरें आए, दंगे की खबर ना आए। दंगा कुछ लोग करते हैं, पूरा शहर बदनाम होता है। अपने शहर को कुछ लोगों के रेहन मत रखिएगा। लोकतंत्र आपसे जिंदा है, इसको जिंदा बने रहने दीजिएगा। खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनना चाहिए। जो भी जनता से जुड़े हुए नेता हैं वो ध्यान रखें। ये पूरा प्रोग्राम फेसबुक चुनाव और thelallanTop.com के जरिए आपने देखा। फेसबुक चुनाव और thelallanTop.com ने एक सेल्फी बूथ बना रखा है जहां पे आपके प्रिय नेताओं के कटआउट रखे हुए हैं। आप उनके साथ वहां पे तस्वीर खिंचा सकते हैं, उसको फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू बरेली, थैंक यू सो मच, थैंक यू।